नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में आज हमारे साथ तीन हमारे साथी हैं, मेहमान भी हैं हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ राजीव रंजन जी जुड़े हैं, जो कि आपने इनको एनडीटीवी इंडिया पर डिफेंस के मामलों में इनकी रिपोर्ट्स देखी होंगी, इनके विचार देखे होंगे। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में आपका। धन्यवाद। और इसके अलावा हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के दो साथी, हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाद हमारे साथ है। मेघनाद, आपका भी स्वागत। नमस्ते। और हमारे साथ हमारे सह संपादक शार्दुल कात्यायन है। शार्दुल हमसे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। शार्दुल, आपका भी स्वागत है चर्चा में। नमस्कार। बहुत सारी चीज़ें हैं इस हफ्ते हमसे बातचीत करने के लिए, लेकिन विशेष तौर पर जिन चीज़ों पर हम बात करेंगे उनमें कश्मीर में जो घटनाएं हुई हैं, यासीन मलिक को ताउम्र जेल की सज़ा दी गई है एक कोर्ट, एनआईए कोर्ट के द्वारा। एक टेलीविज़न एक्ट्रेस थी, उनकी हत्या हो गई है। इसके अलावा एक कांस्टेबल की हत्या हुई, उससे कुछ दिन पहले एक कश्मीरी पंडित की हत्या हुई। तो एक टारगेटेड किलिंग का जो मसला है वो चल रहा है। इसके अलावा लद्दाख के इलाके में चीन के साथ एक हमारी जो तनातनी है वो एक दूसरे स्तर पर पहुंची है। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि चीन एक जो पैगोंग लेक के ऊपर एक दूसरा पुल बना रहा है, जो कि भारत का दावा है कि वो उसके इलाके उसका हिस्सा है। और इसके साथ ही दो और घटनाएं हुई हैं। एक घटना हुई है जिसमें इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक रीजन करके एक नई शुरुआत की है अमेरिका के नेतृत्व में, जिसमें कुल अमेरिका सहित 13 देश हैं। और ये एक तरह से जो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था उसके काउंटर में एक नया डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है, जो एक नया इकोनॉमिक ब्लॉक खड़ा करने की कोशिश है अमेरिका की, और ख़ासकर भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की। तो इस पर भी हमारी बातचीत करेंगे कि इसके ज़रिए जो चाइना के साथ हमारा टकराव है वो कहाँ तक ज़िम्मेदार है इसके लिए, तो कैसे इससे निपट सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी घटनाएं हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। हमारी बातचीत का मेन दायरा यही रहेगा। और तो इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में उठापटक जारी है। चिंतन शिविर पर हमने पिछले हफ्ते काफ़ी बात की थी। उसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी में जो बड़े हाई प्रोफाइल नेताओं का जाना जारी है, उसमें एक नया नाम कपिल सिब्बल का जुड़ा है। तो ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, मैं चाहूँगा एक बार मेघनाद हमारे श्रोताओं को इस हफ्ते की जो बड़ी सुर्खियां हैं उसकी जानकारी दें, और फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस हफ्ते की मेन सुर्खियां ये है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अभी कंफर्म कर दिया है कि चाइना एक सेकंड ब्रिज बना रहा है पोंगोंग सो लेक में। ये कुछ 20 किलोमीटर दूर है फिंगर 8 से। यहाँ पर आपको याद होगा 2020 में काफ़ी फ्रिक्शन हुआ था गालवान में, और वहाँ पर हमारे कुछ सोल्जर्स की मौत भी हुई थी। अब फ़िलहाल ऐसा दिखाई दे रहा है कि चाइना वहाँ पर एक ब्रिज बना रहा है, जिससे उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वहाँ पे बहुत तेज़ी पकड़ रहे हैं, और उनको अपने आर्मी मोबिलाइजेशन में थोड़ी सी आसानी भी हो सकती है। और हमारे एमईए ने कहा है कि हम भी रिस्पॉन्स में वहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, और सब कुछ कंट्रोल में है। इस पर हम एक्चुअली बात भी करेंगे। राजीव हमारे साथ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कश्मीर से काफ़ी वाक़ये सामने आ रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा भी करेंगे। यासीन मलिक को लाइफ इम्प्रिजनमेंट का एक सेंटेंस सुनाया गया है और 10 लाख का फ़ाइन दिया गया है दिल्ली कोर्ट ने। और यासीन मलिक, आपको याद होगा, इसकी तो 90s से उनकी एक स्टोरी शुरू होती है। इस पर हम थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे। और ये वर्डिक्ट के बाद कश्मीर में एज़ यूजुअल इंटरनेट बंद कर दिया गया है। गुपकार अलायंस ने कहा है कि मलिक का सेंटेंस काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, और ये एक पीस एफर्ट्स की तरफ जो जा रही थी सरकार, या फिर जो भी बातें हो रही थी उसके खिलाफ जाती है। कश्मीर में टारगेटेड किलिंग्स का मसला अभी भी जारी है। कश्मीर के एक टीवी आर्टिस्ट को कुछ एलईटी के आदमियों ने, लश्कर ए तोयबा के आदमियों ने मार दिया, और उनके 10 साल के नेफ्यू को भी इंजोर कर दिया है। जिनकी मौत हुई, जो कश्मीरी टीवी आर्टिस्ट थे, उनका नाम है अमरीन भट्ट।
ये हफ्ते की चर्चा में हम इन विषयों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। एक हेडलाइन मैं भी जोड़ने देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जस्टिस वीएस सिरुपकर की अध्यक्षता में जो पैनल गठित हुआ था हैदराबाद में वेटरनरी की बलात्कार के जो एनकाउंटर हो गया था उन चारों आरोपियों का, उस पैनल ने तेलंगाना पुलिस को पूरी तरह से दोषी ठहराया है, कटघरे में खड़ा किया है और मामले को उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया है। घटना में जो चारों लोग मारे गए थे आरोपी, उनमें से 3 नाबालिग थे और तेलंगाना सरकार, इस मामले में ध्यान रखने वाली बात है, तेलंगाना सरकार उच्चतम न्यायालय से इस रिपोर्ट को सार्वजनिक ना करने की मांग करती रही, लेकिन उन्होंने किया। तो जो भी पुलिस पे हम भी बात करते रहते हैं, ध्यान रखते हैं, उन्हें ये देखना चाहिए। पॉलिटिकली एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर आ रही है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव चंडीगढ़ पहुंच गए संडे को, और वहां पर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के साथ उन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट में जिनकी मौत हुई है उनको एक श्रद्धांजलि दी और कंपेंसेशन भी दिया उनको आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से। तो एक कोई नया पॉलिटिकल अलायंस बनते हुए शायद दिख रहा है यहाँ पर। अभी तो फिलहाल कुछ पक्का नहीं है, लेकिन सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं। और पंजाब से ही खबर आ रही है कि भगवंत मान ने उनके हेल्थ मिनिस्टर को निकाल दिया है और करप्शन चार्जेस पे उनको निकाला गया है, और उन्होंने कहा है कि हमारा करप्शन के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। तो उन पे जो एक्यूजेशन था उसी के बेसिस पे उनको निकाल दिया है। और एक आखिरी कुतुब मीनार का जो अपडेट है, कल्चर मिनिस्ट्री ने कहा है कि अब वो एक आइकॉनोग्राफी स्टडी करेंगे हिंदू और जैन आइडल की कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में। और इसी से एक जुड़ी हुई खबर ये है कि एएसआई ने दिल्ली कोर्ट में कहा है कि कुतुब मीनार में जाके कोई वर्शिप नहीं कर सकता, कोई भी रिलीजन का नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक मॉन्यूमेंट है और वहाँ पर कभी कोई प्रेयर होती ही नहीं थी। और एक अतुल के पास एक बड़ी खबर है, वो बताएंगे। थैंक यू मेघनाथ, बहुत सारी हेडलाइंस है। एक खबर है जो कि मैं श्रोताओं से अपने साझा करना चाह रहा हूँ, हिंदी के लिए खासकर और भारतीय जो भाषाएं हैं उनके लिए बड़ी खबर है। हिंदी की लेखिका है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री का बहुत पॉपुलर एक उपन्यास था हमारा शहर उस बरस, लेकिन मैं जिस किताब की बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है रेत समाधि। ये किताब उन्होंने लिखी थी पिछले साल, और उसका अंग्रेज़ी का जो तर्जुमा है उसका नाम है टूम्ब ऑफ सैंड। तो इसको इस साल का बुकर प्राइज़, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। तो हिंदी और तमाम जो भारतीय भाषाएं हैं उनके लेखकों के लिए ये एक बड़ा खुशखबरी का मौका है। ये खबर मैं अपने श्रोताओं से साझा करना चाह रहा हूँ, और हम कोशिश करेंगे कि गीतांजलि श्री से बात करें, उनकी किताब के बारे में बात करें आगे किसी एपिसोड में। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारी चर्चा का जो पहला विषय है वो कश्मीर से जुड़ा है, लद्दाख से जुड़ा है, चीन से जुड़ा है, और हमारे साथ राजीव रंजन हैं। राजीव जी, मैं ये एक तो जो कश्मीर की ही बात अगर हम पहले करें और इसके दूसरे हिस्से में हम लद्दाख और पैंगोंग लेक और चाइना वाले हिस्से की बात करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मसलन एक टेलीविज़न एक्ट्रेस और उनके भतीजे के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। उनकी टेलीविज़न एक्ट्रेस जो थी उनकी मौत हो गई है इस हमले में। हमने देखा इससे कुछ दिन पहले एक कांस्टेबल के ऊपर हमला हुआ था, उसकी मौत हो गई। कुछ दिन पहले एक कश्मीरी पंडित भट्ट थे, उनकी हत्या हुई कश्मीर में। और साथ में हाल ही में एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ है जिसमें यासीन मलिक, जो कि JKLF के संस्थापक थे और एक टाइम पे हथियारबंद आंदोलन की शुरुआत उन्होंने कश्मीर घाटी में की थी, उनको NIA कोर्ट ने आतंकवाद को फंडिंग करने के एक मामले में ताउम्र जेल की सज़ा दी है, और उसके अलावा 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तो कश्मीर में अचानक से ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं, इनके पीछे अगर थोड़ा सा राजीव जी आप हमें बता पाएँ कि क्या चल रहा है और क्यों इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी आई है। ख़ासकर जो टारगेटेड किलिंग का मसला है, ये क्या कोई नई स्ट्रेटजी के तौर पर आया है? क्योंकि अब प्लान करके, या कम से कम पिछले 30 सालों में सुरक्षा बलों के पास इतना एक इंटेलिजेंस नेटवर्क है और टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए अब कोई प्लान बड़े अटैक
को वो बड़े आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं या उसको सफल नहीं होने दे सकते, उसकी संभावनाएं भी बहुत कम हो गई हैं। तो अब एक नई स्ट्रेटजी दिख रही है या इसके पीछे कुछ और राजनीतिक वजहें हैं? देखिए, 4 आपने घटनाओं को जिक्र किया, लेकिन चारों को अगर जोड़ेंगे तो कहीं न कहीं एक सामंजस्य आपको नज़र आएगा। एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, ख़ास तौर से जो सीमा पार जो पाकिस्तान है, जो आतंकी समूह है, उसके ज़रिए मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर में हालात सामान्य नहीं है, वहाँ खून-खराबा हो रहा है और वहाँ आतंकी जो भी वारदात करना चाहते हैं, हरकत करना चाहते हैं, वो कर पा रहे हैं। बहुत सालों बाद ये खबर सुनने को आई कि कोई टेलीविजन एक्ट्रेस को आतंकी गोली मार रहे हैं। 15-20 साल पहले इस तरह की घटनाएं हुआ करती थी, लेकिन अब इस तरह की घटनाएं सुनने में नहीं आ रही थी। एक संकेत देना चाह रहे हैं, एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। खास तौर से इस्लाम के नाम पर इस तरह की घटनाएं अमूमन अफगानिस्तान में होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सुरक्षा बल, जिन लोगों ने जो टेलीविजन एक्ट्रेस को मारा, उसको 24 घंटे के अंदर उसको मार गिराया गया। एक 2-3 घटनाएं हैं जिसको संदर्भ आप देखने की जरूरत है। एक पुलिसकर्मी को मारा गया, वहां भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि आप अगर हमारे खिलाफ यानी आतंकियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है अपने अभियान को छेड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, खबर देंगे तो उनको मार गिराया जाएगा। लेकिन हमारी उसकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई मीडिया में। वहां उस घटना को देखने बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि पिछले हफ्ते का 3-4 दिन पहले की घटना है। सैफुल्लाह नाम का जो पुलिसकर्मी है अपनी बेटी के साथ वो जा रहे थे, 7 साल की बेटी जा रहे थे और टेररिस्ट ने उनको हिट किया और उनको गोली मार दिया और बच्ची जो है अभी हालांकि हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन अस्पताल में अभी भी भर्ती है। बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई। एक और घटना हुई है, राहुल भट्ट जो कश्मीरी पंडित है बडगाम में, उसको ऑफिस में जाकर मारा गया, जिसको लेके पूरे जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन इस बात को लेकर कर रहे हैं कि सरकार ने उनसे जो वायदा किया था सुरक्षा देने का, वो वायदा पूरा नहीं किया गया है और अब जितने कश्मीरी पंडित जब कश्मीर में खासतौर से काम कर रहे हैं उनको ट्रांसफर जम्मू कर दिया जाए। चौथा जो संदर्भ है, यासीन मलिक का संदर्भ आता है कि जिसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो इन चारों घटनाओं को देखें तो कहीं न कहीं मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के हालात सही नहीं है और हालात को लगातार बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर एक और बात समझने की बात है कि सुरक्षा बल तो अपनी कोशिश कर रहे हैं, लगातार आतंकियों को मार रहे हैं। अगर 3 दिन की बात करेंगे तो 3 दिन के अंदर जो है 10 आतंकी को वहां मार गिराया गया है। लेकिन जो पॉलिटिकल वैक्यूम जो बना हुआ, एक खालीपन जो है, जब से 370 हटाया गया और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर का जो कह सकते कि राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है जिस मुताबिक होना चाहिए था वो कम से कम नहीं हो रहा है। अलग बात है कि सरकार अपनी पीठ थपथपाने के लिए जरूर कह दे कि हमने पंचायत चुनाव करा दिए, लेकिन जो बड़ी वहां पॉलिटिकल पार्टियां जिनका कश्मीर में खास तौर पर पैठ है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, चाहे पीडीपी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, ये उनकी गतिविधि ना के बराबर है और सरकार द्वारा जो भी घटनाएं हो रही है उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। खासतौर से आपको यासीन मलिक में भी देखना पड़ेगा कि यासीन मलिक को आपने सजा तो सुना दिया, लेकिन कश्मीर के एक तबके का यह मानना है कि जो सजा जो सुनाया गया, जो पूरी प्रक्रिया जो हुई उसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता नहीं बरती गई। उनको यह लग रहा है कि यासीन मलिक जो कश्मीर के हालात जो सुधरे हैं उनमें उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो उसके बाद जो है 90s के बाद जो हालात वहां खराब हुए हैं, उसके बाद राजनीतिक प्रक्रिया जो सामने जो आगे बढ़ी, वहां के हालात बेहतर हुए, उसमें कहीं ना कहीं बड़ा हाथ था और जानबूझ के फंसाया गया एक तबका है जिसको लगता है। लेकिन साथ में एक यह भी बात है कि अगर आप कोई कसूर करेंगे, कोई कार्रवाई करेंगे, कोई गलत हरकत करेंगे तो आपको सजा जरूर दी जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कश्मीर में खास तौर से ये सारी घटनाओं को अगर संदर्भ करते हो, एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अब हालात अच्छे नहीं है। सरकार को एक बहुत सोच समझ के कह सकते हैं कि उसको एक निपटना पड़ेगा रणनीति के तहत, और जो मैसेज देने की कोशिश कर देना है सीमा पार से, वो कहीं न कहीं एक कुछ हद तक सफल हो रहा है कि टारगेटिंग के लिए की जा रही है। मतलब हमें जिसको हिट करना है हम उसको हिट कर रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा जो प्रवासी मजदूर थे, यानी जो गोलगप्पे बेचने वाले थे, जो बढ़ई थे, जो बाहर से लोग आते हैं और कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर के अर्थव्यवस्था को संभालने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनको भी आपने हिट किया, उनको भी आतंकी ने मारा, यानी डर के मारे वो कश्मीर छोड़ दे। एक पूरा एक संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर के हालात बेहतर नहीं है, लोग डरे और लोग सहमे। एक कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और इसको एक बेहतर तरीके से
टैकल करने की जरूरत है। जी, इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जिसका जिक्र राजीव कर रहे हैं, मेघनाद और शार्दुल, कि 370 के बाद एक बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम वहाँ पर क्रिएट हुआ, और कश्मीर की प्रॉब्लम को समझने के लिए लोग पहले तो ये चीज़ समझना पड़ेगा सरकारों को भी, और जो वहाँ का अभी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और ये है कि ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, बड़े लार्ज लेवल पे एक बड़े पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, और जो लोगों के सामने पेश किया जाता है कश्मीर के अलावा बाकी देश को, वो ऐसा है जैसे ये कोई लॉ एंड ऑर्डर का या टेररिज्म की एक प्रॉब्लम तो ही है कि उसमें हिंसा है और हथियार हैं, और एक थर्ड कंट्री का इन्वॉल्वमेंट भी है पाकिस्तान का। फिर भी जब तक इस समस्या के पॉलिटिकल पहलू को नहीं देखा जाएगा, और कश्मीरियों का जो राजनीतिक उसमें हस्तक्षेप था, जिस तरह से 370 के बाद उनके स्टेट का दर्जा ख़त्म किया गया, और तब से वो पॉलिटिकल वैक्यूम लगातार चला रहा है, क्योंकि उनकी अपनी लीडरशिप मिसिंग है पूरी तरह से, ना आपने चुनाव करवाया है। तो एक तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि इसका हल क्या है, और इसका हल शायद ये है कि सबसे पहले वो जो रुकी हुई पॉलिटिकल प्रक्रिया है, वहाँ की राजनीतिक प्रक्रिया है, आपने वहाँ की यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया, खैर आपने वहाँ पे विधानसभा रखते हुए ऐसा किया, लेकिन उसके भी चुनाव अभी रुके हुए हैं। अभी हाल में इतने दिनों बाद जाकर डिलिमिटेशन हुई है, परिसीमन हुआ है नया। ये जो चुनाव की प्रक्रिया रुकी हुई, ये एक बड़ा रोल अदा कर सकती है। इसके लिहाज से अगर हम देखें तो बात क्या वहाँ पर अटकी हुई है, क्योंकि बहुत सारी ये जो हमले और ये जो वो है, वो एक तरह के फ्रस्ट्रेशन में भी हैं कि कुछ कोई उनको पता नहीं है कि उनका फ्यूचर किस तरफ है या कहाँ जा रहा है। इसमें मुझे 3 छोटी-छोटी चीज़ें, 2 टारगेटेड किलिंग के बारे में। पहली चीज़ तो ये थी कि आपने जो 370 हटाने की बात की थी, तो आपको याद होगा कि जिस तरीके से हटाया गया था, वो भी काफ़ी प्रोवोकेटिव था। जैसे पार्लियामेंट में कोई बात होने नहीं दी, बहुत बुलडोज़ कर दिया, एकदम सडनली अनाउंसमेंट कर दिया और ये कर दिया, और उसके ऊपर उन्होंने एक प्रोपोगंडा का भी लाद दिया था वो, कि सब नॉर्मल है कश्मीर में, सब ये है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखेंगे, सब कम्युनिकेशन का ब्लैकआउट कर दिया था। 1 साल, आई थिंक 1.5 साल तक किसी का इंटरनेट नहीं चल रहा था, बिजनेसेस ठप हो गए थे। मजे की बात है कि इस समय फिर से वहाँ इंटरनेट बंद फिर से अभी बंद हो गया। तो अगर आप सोचेंगे, हमने तब भी बात की थी अतुल, अगर याद होगा आपको, कि ये आप जो एक सफोकेटिंग एटमॉस्फेयर जो बोल रहे हैं आप क्रिएट कर रहे हो वहाँ पे, उसका एक ब्लोबैक होगा। अब सफोकेटिंग एटमॉस्फेयर आपने क्रिएट तो कर दिया, पर बाकी के देश को आप मैसेज दे रहे हो कि सब कुछ ठीक है, कि हमने सब अच्छा कर दिया, 370 लागू कर हटा दिया एक्सेट्रा। और ये भी ऊपर से एक अलग प्रोपेगेंडा चल रहा था कि अब हम कश्मीरी पंडितों को वहाँ पर रीसेटल करेंगे, वहाँ पे उनको माइग्रेंट बनने की एक सुविधा देंगे। तो मुझे लगता है कि प्रोपेगेंडा को प्रोपेगेंडा ही काटेगा, और ये एक 2 तबके हैं मुझे लगता है जो ये समझ चुके हैं। वो एक तो है सेपरेटिस्ट, जो कि यासीन मलिक के बेसिकली साथी है, और दूसरी है पाकिस्तान, जो कि उनका जो ISI है, उनका जो नेटवर्क है, जो कश्मीर में डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। वो दोनों को ये अच्छी तरीके से पता है। उनको, जैसे कि राजीव ने भी बताया, उनको एक ऐसा सिचुएशन दिखाना है कश्मीर में कि लोगों का बहुत गुस्सा है इस पर, और उसके लिए वो स्पेसिफिकली कश्मीरी पंडितों को टारगेट कर रहे हैं, स्पेसिफिकली ऐसे नॉर्मल लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिससे डर पैदा हो, और डर जब पैदा होगा तब लोगों का एक रिएक्शन होगा। और मुझे लगता है कि तीसरी चीज़ जो मुझे इसमें ऐड करनी थी, कि यासीन मलिक को जो पनिशमेंट अभी दी गई है, वो उसको काफ़ी पहले दे देनी चाहिए थी। उसको जो रिलीज़ करके, अगर आप श्रोताओं को मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता दूं, कि अगर आप यासीन मलिक की लाइफ देखेंगे तो आपको कश्मीर की मिलिटेंसी समझ में आ जाएगी। जब 90s से, जब से वो एक्टिव हुए थे, पहले स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे, फिर मिलिटेंट लीडर थे, जिन्होंने जेन्युइनली एक रेवोल्यूशन शुरू करने की कोशिश की, हथियार बंद थे, और तो वो तो ऑब्वियसली एक क्राइम ही है। और उसके बाद उनको रिलीज करके काफ़ी गवर्नमेंट्स ने उनको यूज़ करने की कोशिश की। उसमें AK डोवाल का भी नाम आता है कभी कभी, कि उसको यूज़ करके उन्होंने पाकिस्तान से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, और ऊपर से उन्होंने उसको एक तरीके से सेपरेटिस्ट के साथ डायलॉग करने के लिए एक तरीके का फिगर बना दिया था। तो ये जो एक कल्ट फिगर जो बन गया है, तो अब उस पर अगर आप एकदम मतलब पनिशमेंट अभी ला दोगे 30 साल बाद,
तो उसका तो रिएक्शन होगा। उसको एक टाइम पे कश्मीर का शे गुवेरा बोला जाता था। तो अगर आप सोचेंगे कि एक ऐसे रेवोल्यूशनरी फिगर या आइकॉन जो बन चुके हैं उनके अगेंस्ट अगर आप ये करेंगे, तो ये जो सारी घटनाएं हो रही है उस पे एक तरीके से आग में तेल डालने की तरह। जिस तरह की हालत है, मतलब इसमें सुरक्षा बलों के लिहाज से भी हमें बात करनी चाहिए कि उन्होंने फिर भी काफ़ी जिम्मेदारी और बहुत ही संयम का वो दिखाया है कई मौक़ों पर। अतुल, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है कि पहले के गवर्नमेंट्स ने, जैसे कांग्रेस के और पीवी नरसिम्हा राव के स्टार्टिंग से अभी पहले के गवर्नमेंट्स ने डायलॉग का इस्तेमाल करने की कोशिश की लोगों से। इवन सेपरेटिस्ट जो थे हरियत के साथ डायलॉग करने की कोशिश की उन्होंने, समझौता करने की, पॉलिटिकल सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश की। एक तरीके से दिल्ली ऐसे बोलते थे कि रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करता था JNK असेंबली को एक्सेट्रा। ये गवर्नमेंट ने एकदम काया पलट कर दिया है। उन्होंने ऐसा अब तरीका अपनाया है कि हम फोर्स से करेंगे, हम प्रोपोगेंडा से, फोर्स से और मिलिट्री से, तीनों से मिलके कश्मीर का मसला सुलझाएंगे। पर मुझे लगता है कि जैसे राजीव ने भी पॉइंट आउट किया, ऐसे जो 30 साल पहले किलिंग्स होते थे तब भी हालात ऐसे ही थे, उन्होंने भी फोर्स ही इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। तो इसका रिएक्शन मुझे लगता है बहुत बुरा होने वाला है। इसमें एक और चीज़ है, शार्दुल आप अपनी बात, अगर आपको कुछ कहना हो तो आप अपनी बात जोड़ें और फिर मैं राजीव से एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ। जी थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हुए इंटरफेयर कर रहा हूँ कि कश्मीर की लड़ाई आप तब तक नहीं जीत सकते हैं जब तक लोगों का विश्वास आप नहीं हासिल करेंगे। और आपको अगर ये सफलता मिल पा रही है, आतंकी मारे जा रहे हैं और कश्मीर के हालात कुछ भी सुधरा हुआ है, जिसका सबसे बड़ा क्रेडिट अगर जाता है तो वहां के लोगों को जाता है। आपको अगर ये खबर मिल पा रही कि इस घर में टेररिस्ट छुपे हुए हैं और यहाँ ये आतंकी वारदात करने वाले, तो ये सूचना कौन देता है आपको? ये स्थानीय लोग देते हैं जो कहीं न कहीं इन सब चीजों से उब चुके हैं, वो परेशान हो चुके हैं। तो आपको सेना की बात करें, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, तो आपको सबसे पहले उनका विश्वास जीतना होगा। केवल मिलिट्री के बलबूते पर, सेना के बलबूते पर, या सुरक्षा बल कह लीजिए, पुलिस या CRPF कह लीजिए, उनके बलबूते पर आप कश्मीर की लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। आपके हालात और बद से बदतर होते जाएंगे। ये बात आपको समझने की बात है कि अगर यासीन मलिक गुनाहगार था, गलत था वो आदमी, और आपने उससे सुधरने का मौका दिया, फिर उसके बाद सरकार ने लगातार उससे बातचीत किया कश्मीर के हालात को सुधारने के लिए, फिर क्यों बातचीत किए? ये सजा बुंदू से पहले क्यों नहीं दी गई? क्यों उसे हीरो बनाया गया? और फिर अचानक ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक आग में घी डालने वाली बात। बट राजीव, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर फिर दिखाई देती है कि कैसे हमारे यहाँ पे एक परपेचुअल प्रॉब्लम भी है। आई मीन फॉरेन पॉलिसी ले लो या फिर कोई भी तरीके का पॉलिसी ले लो, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज जो भी पावर में आते हैं वो एक दूसरे को वन अप करने में इतने लगे हुए हैं कि एक कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी कभी रहती नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यासीन मलिक को, अगर आपने एक सेपरेटिस्ट लीडर्स के साथ बात करने के लिए अगर आपने यूज कर लिया तो वो कंसिस्टेंटली यूज करना चाहिए था। अब नया सरकार आ गया, उन्होंने कुछ और सोच लिया, फिर क्योंकि उनके लिए यासीन मलिक एक सिंबल है, जिसके वो सिंबल है कि जिसको सजा देकर वो बाकी हिंदुस्तान के हिस्सों में एक लार्जर ऑडियंस को कैप्चर कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने उस पूरी पॉलिसी को दांव पे लगा दिया। और वो दांव पे भी क्या लगाया आपने कि एक आदमी जिससे निगोशिएट करके आप पूरे कश्मीर की जो डिरेल हो चुकी डेमोक्रेटिक प्रक्रिया थी उसको पटरी पर लाते, लोगों को मेन स्ट्रीम में ले आते, वो उसको भी अपने दांव पे लगा दिया। मतलब ये बड़ा नुकसान है। खैर सरकारें अपने जो इलेक्टोरल हित होते हैं उनको सबसे ऊपर रखते हुए इस तरह के तमाम, हर सरकार में आप देखेंगे कि मतलब इतना छोटा नज़रिया रखने वाले मिलेंगे। शार्दुल की बात एक बार हम शामिल कर लें इसमें, फिर इसके आगे की बात करेंगे हम। इसका दूसरा पहलू है जो राजीव इशारा कर रहे थे हमारी बातचीत की शुरुआत में, उस पर मैं थोड़ा विस्तार से बात करना चाहूँगा कि किस तरह से देश का मीडिया इस पूरे खेल को खराब करने में लगा हुआ है। शार्दुल जी, देखिए अधिकतर बातें कश्मीर से जुड़ी हुई तो मेघनाद और राजीव ने और आपने कर ही दी हैं, लेकिन वही बात, चाहे अमरीन भट्ट हो जो अभिनेत्री मारी गई या सैफुद्दीन कादरी, आतंकियों को आपके मजहब से, आपके विश्वास से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन ये सोचना, और खासतौर से सरकारें और राजनीतिक दल
कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाहर ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं कि वहां की जनता ये बात नहीं समझती या नहीं समझेगी, ये एक लॉजिकल बात नहीं है। जिसकी जिंदगी पे रोज फर्क पड़ता है वो सब समझता है, जनता बेवकूफ नहीं है। लेकिन जैसा अभी राजीव ने कहा था कि इसके क्रियान्वयन होने के लिए, चाहे वो राजनीतिक परिवेश में हो या डेली लाइफ में, वहां के जीवन में, प्रशासन पे भरोसा होना जरूरी है, और वो भरोसा किन्हीं कारणों से अभी टूटा हुआ है। रही बात यासीन मलिक की, तो देखिए उसमें देरी हुई। कई बार हम कितने सारे परिवेश में कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो ये वही बात है। अगर आपको उसको सजा देनी थी तो ये जल्दी होता तो सभी के लिए अच्छा रहता। अब उसे जो सजा मिली उसका मुझे कोई गिला नहीं, लेकिन उसके जो इफेक्ट्स होंगे उससे आप बच नहीं सकते। अच्छा, एक चीज और, अभी हमने बात करी कि कैसे जो अभिनेत्री मारी गई अमरीन भट्ट, उनके हमलावरों में से कुछ को मार दिया गया। ये आप लोगों ने भी दूसरे शब्दों में अभी कहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। और मुझे नहीं लगता कि हमारे सुरक्षा और राजनीतिक खेमों के लोगों को ये पता नहीं कि केवल आतंकवादियों को मार देने से आतंकवाद खत्म नहीं होता। आतंकवाद को खत्म करने के लिए आपको उसको पैदा करने वाले कारण खत्म करने पड़ेंगे, और वो कारण राजनीति में छुपे हैं, वो कारण अविश्वास में छुपे हैं, जो असंतोष वहां फैला हुआ है। एक छोटी सी चीज और, एक जो आपने बात शुरू की थी, वो क्योंकि हम चीन की भी बात कर रहे थे और उससे आपने क्वाड का भी जिक्र किया था शुरू में, तो ये सारी चीज जुड़ी हुई है। क्योंकि अब कश्मीर की एक परेशानी में एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान और आतंकवाद है, और उसके पीछे अब तो छाया छत्र चीन का है। जो पंगोंग सो में बन रहा है उस पर आप आगे बात करेंगे नहीं, लेकिन हमेशा ये याद रखें, और मैंने ये बात पहले भी कही है, कि चीन की सत्ता की एक खूबी रही है अब तक, और वो हमारे सामने दृष्ट है, लेकिन उसके एविडेंस हैं कि वो अपने और अपने प्रतिद्वंदियों की गलती से बखूबी सीखते आए हैं हमेशा। ठीक तो है, ये बदलेगा। हाँ, मेरा एक ही सवाल था कि मतलब राजीव, अगर आपको पता भी होगा तो शायद श्रोताओं को ये भी बताना चाहिए कि ये सब टारगेटेड किलिंग्स जो कर रहे हैं वो कौन है, मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल है। अभी तो फिलहाल न्यूज़ आ रही है कि एलईटी के कुछ लोग, लश्कर-ए-तोयबा के लोग मारे गए हैं, लेकिन क्या हर इंसिडेंट में वही इन्वॉल्व थे या फिर 2-3 ग्रुप्स इन्वॉल्व है, या हो क्या रहा है वहाँ पे? देखिए, कोई एक ग्रुप फिलहाल अभी जो नाम सामने आ रहा है, जैश और लश्कर का नाम सामने आ रहा है। मैं 2-3 घटनाएं आपको बताऊंगा और उससे कहीं न कहीं जोड़ने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल। जो कश्मीर के अभी जो हालात, जो ताजा हालात जो खराब हुए, राहुल भट्ट की हत्या से खराब हुए हैं, और लगातार वहां खासतौर से कश्मीरी पंडित उस चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके ऊपर पहली बार लाठी भी चली, पूरे देश भर में हंगामा भी हुआ। लेकिन इससे अगर पीछे का बैकग्राउंड अगर थोड़ा सा अगर देखें तो कुछ दिनों पहले एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स, उसमें कश्मीरी पंडितों को किलिंग को दिखाया गया था, और कहीं न कहीं सरकार द्वारा ये जताने की कोशिश की गई थी कि हर कोई ये फिल्म को देखे, और एक प्रमोट भी किया गया था, और ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत जुल्म हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है, उनको अपनी जगह छोड़ के, जमीन छोड़ के आनी पड़ी है। लेकिन जो कश्मीर के जो हालात है, जो कश्मीर के लोग हैं, उनको कहीं न कहीं ये टीस लगा कि दर्द तो हमें भी हुआ है, हमारी भी हालत खराब है। आपको बता दें कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जब से आतंकवाद का दौर शुरू हुआ है, सबसे ज्यादा जो लोग मारे गए हैं वो कश्मीरी मुसलमान मारे गए हैं। उनको भी अपनी जगह से भागना पड़ा है, हटना पड़ा है। कुपवाड़ा की बात करें, बडगाम की बात करें, पुलवामा की बात करें, जो गांव ग्रामीण इलाके थे वहां उनको भागना पड़ा है। खासतौर से सुरक्षा कर्मी की बात करें, पुलिस की बात करें, और सब उसके बाद जो लोग मरे हैं कश्मीरी मुसलमान से जो के बाद जो मरे हैं बनिहाल के दूसरी तरफ, यानी जम्मू कश्मीर को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक जम्मू का इलाका है जो डोगरी इलाके जो लोग रहते हैं, चाहे रजौरी पुंछ की बात करें या फिर डोडा की बात करें। मैं ये जगहों का नाम इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, वो केवल जम्मू कश्मीर का मतलब कश्मीर समझते हैं। डोडा हुआ, किश्तवाड़ हुआ, भद्रवा हुआ, इन जगहों पर जो नरसंहार हुए हैं वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितने लोग मारे गए। मैंने खुद रिपोर्टिंग के दौरान जो देखा है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये शिकायत है कि आप मीडिया में चर्चा नहीं होती है, हम तक जो है कोई सरकार का ध्यान नहीं जाता है, कोई राहत
नहीं पहुंचता है। एक बड़ी बात आपको बता दें, जैसे मैं थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था, एक बहुत हिंसक वारदात हुई थी, आतंकियों द्वारा एक पुलिसकर्मी की हत्या की गई थी। सैफुल्लाह का नाम बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, 99% लोगों को नहीं पता होगा। उसकी बच्ची को गोली मारी गई थी, आतंकियों को गोली मारी गई, नहीं पता होगा, लेकिन राहुल भट्ट का नाम सबको पता है। तो हमें कहीं ना कहीं ये मतलब ये बताना पड़ेगा कि हत्या जो हुई है जम्मू कश्मीर का मतलब केवल कश्मीरी पंडित नहीं होता है, सब कोई होते हैं। जो मारा गया है सबकी आलोचना करनी चाहिए और सरकार को सबका बदला लेना चाहिए, खासतौर सुरक्षा कर्मी को, और सबको ये बताने की कोशिश करनी चाहिए कि हम आपके दर्द में शरीक हैं। राहुल भट्ट के परिवार के साथ हुआ, उसकी संवेदना हर किसी को है। एक भी कश्मीरी पंडित मरता है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत दुख वाली बात है, वो कश्मीर के गौरव है। लेकिन साथ में कश्मीरी मुसलमान भी मरता है तो हमको दुख जताना चाहिए। खास तौर से जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं, उनको भी लगे कि हम उनके अपने हैं, हम उनके पराये नहीं है। तो ये जो सब चीजें जो हुई है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि उसके जरिए कहीं ना कहीं उनको भगाने के लिए, डराने के लिए, तो कहीं उनको आतंकियों ने टारगेट नहीं किया। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि राजीव, अलग से उसको देखने की जरूरत नहीं है। जी, इसका एक छोटा सा करेक्शन, एक सेकंड शार्दुल जी हाँ, करेक्शन बताइए क्या है आपका। वो पहले जम्मू वहां के कमिश्नर ने कहा था कि शायद लश्कर तैयबा और उनका हाथ है, लेकिन गुरुवार को कल TRF, एक नया आतंकी संगठन है, द रेजिस्टेंट फ्रंट, ने इसकी जिम्मेदारी ले ली थी। अच्छा, तो ये जो बात कह रहे हैं, इसका एक पहलू है जिस पर मेरे ख्याल से हम लोगों को थोड़ा सा बात करनी चाहिए। राजीव जो कह रहे हैं कि जिस तरह से कश्मीर के पूरे नैरेटिव को दो हिस्सों में बांट कर दिखाया जाता है, उसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। जो इशारा राजीव का है कि जब सैफुल्लाह की मौत हुई तब जो रिएक्शन था कि वो एक फुटनोट की तरह से आया और चला गया, और जब भट्ट जो थे, जो कश्मीरी पंडित थे, उनकी मौत हुई तो वो एक पूरे नैरेटिव के तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर हफ्तों तक चलता रहा कि कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं। वो तो ये जो गैप है, या ये जो दो तरफा दो मुहा रवैया है मीडिया का, और या जो भी कहें सरकार की पूरी मशीनरी का, जो उसकी वजह से भी जो कश्मीर को मुख्यधारा में शामिल करने की पूरी प्रक्रिया है, बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है, डिरेल हो जाती है। कि आप केवल और केवल, मतलब सरकार का तो नैरेटिव समझ में आता है, लेकिन मीडिया का जो भूमिका है कि वो जो इस नेशनल इंटीग्रेशन का एक बड़ा पार्ट रोल प्ले करती है, कि उसमें भारत का एक नागरिक मरा है एक टेररिस्ट के हाथ से, ये ना सोच के जब वहाँ पे कोई हिंदू या कश्मीरी पंडित है तो उसका रिएक्शन का जो तरीका है वो बहुत एग्जैजरेटेड है, बाकी चीज़ें फुटनोट में चली जा रही। तो इससे जो मुख्यधारा में शामिल करने की पूरी प्रक्रिया है, या फिर कश्मीरियों के अंदर जो दुराग्रह है वो और गहरा होता जाता है, इस पर भी मुझे लगता है कि, और मीडिया इसका सबसे बड़ा रोल है। खासकर मैं हिंदी प्रिंट मीडिया की बात कर सकता हूँ, बड़े पैमाने पर जो हमारा हिंदी का टेलीविज़न मीडिया है उसकी बात कर सकता हूँ, कि इस रवैये में बहुत ज़्यादा कम्युनलिज्म है, बहुत ज़्यादा भेदभाव है, कि वो कश्मीर से जुड़ी घटनाओं में बिना सांप्रदायिक चश्मा लगाए घटनाओं को नहीं देखता है। ये तो अभी हम इस पॉइंट पर आ गए कि कोई भी अगर आपको खबर देखी, वहां पर आपको एक सांप्रदायिक चश्मा पहने हुए कोई ना कोई मिल ही जाएगा। और अभी आई थिंक एक ट्रेंड ही बन गया है और एक बहुत इजी हो गया है कि आप विक्टिम, आप ये नहीं देखोगे कि मर्डर हो गया, आप ये देखोगे कि कौन से रिलीजन के आदमी ने किस रिलीजन के आदमी का मर्डर किया है। ये एक मतलब अभी तो एक नॉर्मल सा हो गया है अभी, और ये बहुत खतरनाक है, और ये बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि बहुत खतरनाक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ और हुई है, एक आईजी ने, वहाँ के श्रीनगर के आईजी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अभी फ़िलहाल ये जो किलिंग्स हैं वो एक तरीके से ये बता रही है कि सॉफ्ट टारगेट्स को चूज़ किया जा रहा है, क्योंकि वो लोग बड़े टारगेट्स को अटैक नहीं कर पा रहे हैं। जो टेररिस्ट है वो बड़े टारगेट को अटैक नहीं कर पा रहे, इसलिए सॉफ्ट टारगेट्स चूज़ करके उनका मर्डर हो रहा है। अब ये आई मीन ऑब्वियसली कश्मीरी पंडितों का जो जब हत्या होती है तो उनका वो नैरेटिव में फिट हो जाता है, गवर्नमेंट के नैरेटिव में भी फिट होता है, तो मीडिया भी अपना उसके पीछे चलने लगती है। लेकिन अब अगर आप ये सोचेंगे कि चलिए अगर हम ये मान के चल ले कि आईजी जो बोल रहे हैं वो सही है कि टेररिस्ट वीकन हो गए हैं और सॉफ्ट टारगेट्स को अब अटैक कर रहे हैं, तो पर क्या
ये आईजी साहब या फिर कोई हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से जो भी है, क्या ये गारंटी ले सकते हैं कि ये हम 90s की दशक जैसे ना हो जाए कि तब भी तो ऐसे किलिंग्स हुए थे, तब भी तो एक छोटे छोटे इंसिडेंट से शुरू हुआ था और उसके बाद आपको पता है एस्केलेट होकर वो कहाँ तक पहुंच गया। तो क्या कोई भी हमारे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से अभी गारंटी ले सकता है कि ये फिर से एस्केलेट होके कोई बड़ा सिचुएशन ना बन जाए जहां पर पूरे देश में इसका फिर से आतंक का एक कहर फैल जाए? थोड़ा सा यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा एक दो चीजें मेरा कि कुछ महीने पहले मेरे ख्याल से दावा किया गया था सुरक्षा बलों द्वारा कि अब श्रीनगर में कोई आतंकी नहीं बचा है। हाँ बिल्कुल, अगर आप साफ साफ देखिएगा तो ये जो सॉफ्ट टारगेट कर रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सॉफ्ट टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आपको ये देखना होगा कि यहाँ पर आतंकियों ने अपनी रणनीति बदल दी है। ठीक है, आपके बड़े टारगेट को हिट नहीं कर रहे हैं, जैसे पहले कॉन्वॉय को हिट करते थे, कैंप को हिट करते थे, वो हिट नहीं कर रहे हैं। लेकिन लगातार आप देखिएगा जहां बीच चौराहे पर जो है सुरक्षा बलों पर जो है ग्रेनेड फेंक के भाग जाते हैं, वो अपनी घटना लगातार कर रहे हैं और अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं। मतलब वो मौजूद है। सॉफ्ट टारगेट जो कर रहे हैं खासतौर से जो नए, जिनको कहते हैं कि एक हाइब्रिड टेररिस्ट की बात करते हैं, जिनको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, उनको बस एक छोटा सा पिस्टल नुमा दे दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपको ये बताया जा रहा है कि इसको जाके आप हिट कर दीजिए, और जाके हिट कर दे रहा है। तो एक जो मैसेज देने के आतंकी जो कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर में हालात खराब हैं और ये लगातार मीडिया की सुर्खियां बन रही है, चाहे राहुल भट्ट का मारा जाना हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस कर्मी मारा जा रहा हो, या फिर टीवी एक्ट्रेस का मारा जाना हो, तो ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, उसमें वो सफल हो रहे हैं। जो सीमा पार से जिनको खास डायरेक्शन मिल रहा है, पाकिस्तान का डायरेक्शन मिल रहा है, उसको समझने की जरूरत है। उस नैरेटिव का मुकाबला आप कैसे करेंगे, ये समझने की जरूरत है। मैं बार बार एक ही चीज पर फोकस कर रहा हूं कि आपको इस बात के हालात पैदा करने होंगे कि वहां के जो भी लोग रहते हैं, कश्मीर के लोग रहते हैं, भूल जाइए मुसलमान है, पंडित है, जो लोग भी है, वो लोग जब तक बाहर निकल के सामने नहीं आएंगे, पूरी तरह से खुल के नहीं आएंगे कि हमें टेररिस्ट का मुकाबला करना है, हमको उनको भगाना है, हमको उनके बारे में पूरी सूचना देनी है, तब तक सुरक्षा बल के बूते जो है सरकार जो है सफल नहीं हो सकती है आतंकवाद को खत्म करने के लिए। राजीव, ये समझ में तो आता है, मतलब आई मीन एज अ थॉट ये मुझे समझ में आता है आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सरकार का रवैया भी देखेंगे, अगर आप बार बार इंटरनेट बंद कर देंगे, कम्युनिकेशंस को बंद कर देंगे, तो लोग कहाँ पर बात करेंगे? लोग कहाँ से आएंगे जब बात करेंगे कि भैया हमारा ये हुआ है? अब ये कश्मीरी पंडितों का जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो एक फिजिकल प्रोटेस्ट है जहां पर उनकी कुछ मांगे आगे रखी जा रही है, तो मीडिया में आपको ये खबरें कहीं कहीं से दिखाई दे रही है, लेकिन हर कोई तो प्रोटेस्ट करके ये नहीं बोल सकता कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। लोग आजकल इंटरनेट का सहारा लेते हैं, लोग आजकल सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं उनकी डिमांड्स आगे रखने के लिए, गवर्नमेंट के सामने अपनी मांगे रखने के लिए और ऑब्वियसली अपने कामकाज भी करने के लिए। तो अगर आप ऐसे कुछ भी हो जाए, जैसे यासीन मलिक को अभी सेंटेंस हो गया तो आप इंटरनेट बंद कर दोगे, फिर 2 महीने के लिए इंटरनेट बंद रहेगा, तो ऐसे सिचुएशन में एक तो आप वॉइसेस दबा रहे हैं, ये जो पॉलिटिकल वैक्यूम है उसको और बदतर किया जा रहा है। इसमें अल्टीमेटली इससे निपटने का तरीका यही है कि, और दुर्भाग्य ये है कि सरकार की वो नीयत नहीं दिखती है कि आपको वहाँ का रुका हुआ जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको तैयार करना पड़ेगा। अल्टीमेटली डेमोक्रेसी का आपका जो सिद्धांत है वो क्या है कि सबसे निचले स्तर पर भी डेमोक्रेसी हो। पंचायत के स्तर पर डेमोक्रेसी की कल्पना यही की गई, तो ऊपर तो डेमोक्रेसी है, आप देख रहे हैं देश में लोकतंत्र है, संसद बैठती है और कानून पास करती है, लेकिन आप सोचिए कि 2 साल 3 साल हो गए एक स्टेट का अपना लेजिस्लेचर ही नहीं है। तो आप जब उस पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू करेंगे, जब तक उनके रिप्रेजेंटेटिव पहुंचेंगे नहीं विधानसभाओं में, उनके जो समस्याएं हैं या उनकी जो दिक्कतें हैं उसको जब तक टैकल हेड ऑन नहीं करेगी, और जो उसके लिए जिम्मेदार बॉडी क्या है, वहाँ की विधानसभा है, उसी को आपने डिफंक्ट कर रखा है या उस दिशा में कोई कदम नहीं। और संयोग दुर्भाग्य, मैंने वही कहा कि सरकार की कोई नीयत उसको हैंडल करने की नहीं है, उस दिशा में प्रगति की नहीं है। प्रोपेगेंडा मीडिया के जरिए यहाँ और सुरक्षा बलों के जरिए, या इसको ओवरऑल एक लॉ एंड ऑर्डर समस्या के रूप में दिखाना, ये सारी चीजें हो रही हैं। और ऐसी सिचुएशंस में यासीन मलिक जैसे आइकॉन्स पैदा होते हैं, exactly. जो मार्टर्स जो है, पॉलिटिकल मार्टर्स जिनको बोलते हैं, वो इसी सिचुएशन में पैदा होते हैं और लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। यासीन मलिक वाली बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, और मैं जो कोर्ट ने अपने
फैसले में यासीन मलिक के बारे में कहा है वो थोड़ा सा उसका जिक्र करना चाह रहा हूँ कि वो अपने को कहते थे कि मैं गांधी हूँ एक टाइम के बाद, यासीन मलिक। और कोर्ट ने कहा कि गांधी जी ने तो चौरी चौरा का एक छोटा सा वो कांड हुआ था और उसके आधार पर पूरा का पूरा अपना सत्याग्रह आंदोलन वापस ले लिया था, सबने आज्ञा आंदोलन। तो अब हर जगह इतिहास एक तरीके से तो अपने को रिपीट नहीं करता। अगर यासीन मलिक कहते भी हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर मैंने देखा कि इस बात में ज़्यादातर लोगों की एक राय थी कि जो सज़ा हुई है वो पहले हो जानी चाहिए थी यासीन मलिक को। नो डाउट यासीन मलिक के ऊपर कुछ बहुत बड़े ऐसे आरोप हैं जिसके लिए मतलब जो बहुत हीनियस क्राइम उस के दायरे में आते हैं। 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स को मारने के भी उन पे केस इवन जो है। ये पूरा का पूरा मिलिटेंसी की शुरुआत जहाँ से नींव पड़ी, जो रुबिया सईद का क्या अपहरण था, उन सब में इन लोगों की जो भूमिका थी वो सारी चीज़ें थी उसमें। लेकिन पॉलिटिक्स में इस तरह के अनगिनत, जैसे किसी ने अभी आप ही ने कहा कि चेगुवेरा वहाँ पे उनको कंसीडर करते, अब चेगुवेरा को देखने का नज़रिया जो क्यूबन्स का होगा या लैटिन अमेरिकन का, अमेरिकन का एकदम अलग होगा exactly. क्योंकि वो दूसरी ज़मीन पे खड़े हैं, वो दूसरी जगह से उसको देख रहे हैं। तो चेगुवेरा हथियार लेकर वो क्रांति कर रहे थे, लेकिन उनका अपना जो आइडिया था सोसाइटी का वो अलग था। तो उस लिहाज से यासीन मलिक को भी देखा जा सकता है। और उस नज़रिए से अगर हम देखें तो यासीन मलिक ने जो किया या जो उनके वो थे, वो उसको उस तरह के पॉलिटिक्स में अनगिनत उदाहरण मिलेंगे जहाँ पर एक टाइम के बाद आप डील करते हैं, तमाम इस तरह के लोगों से डील करते हैं। ये कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं थी। जो बड़ी चीज़ हुई है वो ये हुआ है कि अब अचानक से मतलब इसके पीछे की जो वजह ये हो सकती है कि क्या यासीन मलिक अब डेड हॉर्स हो चुका है, मतलब कोई उसका यूज़ नहीं बचा। सरकार को अब लगता है कि अब जितना इसका इस्तेमाल होना था हो चुका है, चलो अब इसको जेल में डालो और थोड़ा सा इससे पॉलिटिकल माइलेज या इलेक्टोरल माइलेज डालो। राजीव, गांधी थे या फिर ये वास्तव में खाली इनका इस्तेमाल हो रहा था? बिल्कुल सही कह रहे हैं। थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में जिक्र हुआ था कि यासीन मलिक के जरिए सरकार पूरे देश को एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अगर इस तरह की कोई हरकत करेगा, खास तौर से एक खास समुदाय के लोग, उनको नहीं बख्शा जाएगा। एक संकेत जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, सबसे बड़ी बात यही है। इसके अलावा और कुछ नजर नहीं आता है। आप यासीन मलिक की बात छोड़ दीजिए, पता नहीं बहुत से लोगों का नाम याद होगा कि नहीं होगा, कूका परे जम्मू कश्मीर के विधायक हुआ करते थे, कश्मीर से हाजंस के विधायक हुआ करते थे। एक जमाने में वह भी एक बहुत बड़े आतंकी हुआ करते थे, लेकिन जब जम्मू कश्मीर में हालात सुधारने की बात आई, सरकार की साथ देने की बात आई, तो कूका परे की अगुवाई में बहुत सारे लोग भारत सरकार के साथ आए और उन्होंने आतंकियों के खिलाफ एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। बाद में उनको इस बात का अफसोस था, मेरे से कई बार मुझसे मुलाकात हुई कि सरकार को जिस तरह से मेरी मदद करनी चाहिए, जो वायदा किया गया था वो नहीं किया गया, और उसका नतीजा ये हुआ कि आतंकियों ने कूका परे को मार दिया। मैं हाजन के एमएलए की बात कर रहा हूँ, कूका बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो ऐसे कश्मीर के कई लोगों को लगता है, नेताओं को खासतौर से लगता है कि सरकार ने अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया और बाद में उसे छोड़ दिया गया पॉलिटिकल फायदे के लिए। मौजूदा सरकार की बस एक और एग्जांपल आपको बताएं, जैसे पीडीपी के साथ जो बीजेपी का अलायंस था, वहां पर अगर आप गौर कीजिएगा, जो पीडीपी की कहीं ना कहीं पहले से सिंपैथी रही है, जो लोकल आउटफिट वहां पर है उसको लेकर सिंपैथी रही है। आपको याद होगा कि जो पीडीपी की उस समय चीफ हुआ करती थी, ये महबूबा मुफ्ती, जब भी आतंकियों का जनाजा निकलता था उसके बाद हमेशा वो कार्यक्रम में जाया करती थी शुरू से। उसके बाद भी जाने के बावजूद भी बीजेपी ने सत्ता के लिए पीडीपी के साथ अलायंस किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के साथ अलायंस नहीं किया, जिसका स्टैंड का बहुत हद तक कह सकते हैं कि भारत सरकार के पक्ष में था, पूरी तरह से भारत प्रो इंडिया थे। तो एक पॉलिटिकल फायदे के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं और मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। पूरे देश में जो चल रहा है, बहुत कुछ एक संकेत देने की कोशिश की जा रही है। जमीन पर वो चीजें आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन बस एक संकेत दिया जा रहा है, अपना जो टारगेट है उसको अचीव करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल। शार्दुल, आपको कुछ कहना है इस पर? एक दो छोटी बातें, और अधिकतर बात आपने कह ही दी है, मैंने पहले की तरह। जो सॉफ्ट टारगेट की बात राजीव कर रहे थे और मेघनाथ ने भी कही थी, अगर मैं उसे दूसरे शब्दों में कहूं तो अब उन लोगों को, उन आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण सत्ता से जुड़े लोगों को नहीं बना पा रहे। तो भुक्तभोगी आम लोग हैं, और उसके कारण दो अलग अलग नैरेटिव जो हैं, खासतौर से कश्मीर में जो हमें बिल्कुल साफ दो फाड़ दिखाई देती है, वो देश के और हिस्सों में भी होते हैं अलग अलग विषयों पे।
उनमें एक दूसरे से शांतिपूर्ण रूप से एंगेज करने का कोई मंच नहीं बचा है आज की डेट में। और जब तक शांतिपूर्ण बात नहीं होगी तो समाधान कैसे निकलेगा? मेघनाथ ने कहा कि बात करने का एवेन्यू नहीं है। हमने 2-4 हफ्ते पहले डिलिमिटेशन की बात की थी। डिलिमिटेशन में भी कहीं कहीं ये दिखता है कि आपको कारण नहीं समझ आता कि भाई ये विधानसभा या लोकसभा ऐसे कैसे बनी, या इसका डिलिमिटेशन किस हिसाब से हुआ, या जो आपको नॉमिनेट कर रहे हैं उन्हें कौन नॉमिनेट करेगा 24 लोगों को। अगर केंद्र सरकार करेगी तो फिर वहां जो चुनाव होंगे उनका क्या मतलब रह जाता है। पिछले वर्ष जब हम बात कर रहे थे, अतुल याद होगा आपको, कि म्युनिसिपल चुनावों को वो कह रहे हैं कि काउंसिलर सीधा केंद्र सरकार से बात कर पाएंगे। तो तब भी मैंने कहा था कि भाई आप स्थानीय राजनीति को फिर नगण्य बना रहे हैं। भाई राजनीति मोहल्ला स्तर से शुरू होके चलती है ना, स्टेप बाय स्टेप। अगर सीधा वो केंद्र से करेंगे तो राजनीति केवल सड़क और नाली बनाने का काम थोड़ा ही है, वो रिप्रेजेंटेशन का भी है। तो बात सारी वही है कि केवल राजनीतिक लाभ आप लीजिए, आप राजनीति में इसीलिए आए हैं, लेकिन राजनीतिक लाभ आप जनता के लाभ से निकालिए ना। और पूरे देश में जो डॉग विस्लिंग चल रही है, भड़काऊ भाषण केवल ऐसा तो नहीं है कि कश्मीर में ही दिए जा रहे हैं। लेकिन शार्दुल, एक तरीके से मुझे लगता है सरकार की मंशा कश्मीर को लेकर ये भी है ना कि 370 हटा के जो भी वो कर रहे हैं अभी, वो सब लोगों के फायदे के लिए ही हो रहा है। एसेंशियली वहां के लोगों के फायदे के लिए हो रहा है और पूरे देश के फायदे के लिए हो रहा है। मतलब उनका भी तो वही पर्सपेक्टिव है। असल में थोड़ी उनके फायदे के लिए हो रहा है। आप मुझे बताइए, आप एक पूरे स्टेट को डंडे के जोर पे चला लेंगे क्या? एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहूंगा कि जब 370 हटाया गया था तो उस समय तर्क ये दिया गया था, 2-3 चीजें मोटे तौर पर तर्क दिया गया था। पहला तर्क ये दिया गया था कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद लगभग खत्म हो जाएगा, काफी कमर टूट जाएगी। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की कमर टूट गई है? अगर आपको याद होगा, उस समय के राज्यपाल जो थे उन्होंने कहा था, सतपाल मलिक, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि 50,000 नौकरी जनरेट की जाएगी। कहां गई 50,000 नौकरी? क्या जम्मू कश्मीर के जाकर लोगों से पूछिए। जो 1.5-2 साल का फेज रहा है कश्मीर में, खास तौर से पूरे लोगों ने कर्फ्यू में गुजारे हैं। उनको घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। एक आप उन्हें घरों में कैद कर लिया बहुत से जगहों पर। आपने तो उनको क्या संकेत देने की कोशिश की गई? जितने राजनीतिक नेता थे जो संवाद कायम करते जनता और सरकार के बीच में, उनको आपने जेल के अंदर डाल दिया। जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, जो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री थे फारूक अब्दुल्ला, उनको भी काफी हद तक अपने घर में नजरबंद करके रखा। तो संवाद, आप बिना संवाद किए आप अगर ऊपर से थोपेंगे गन कल्चर को लेकर, बंदूक के बलबूते पर सब कुछ लड़ाई जीत जाने की बात करें, तो ये संभव नहीं है कश्मीर में। खासतौर से आज के जमाने की बात करें तो लड़ाई जमीन में जब तक आप नए लोगों से बातचीत करेंगे, उनको आप अपना नहीं समझेंगे, कुछ नहीं हो सकता है। आप दिल्ली में बैठे भले दावा कर ले कि हमने कश्मीर जीत लिया है। बहुत सारे लोग, हम लोग कश्मीर की बात करते हैं कि कश्मीर में तिरंगा फहरा लिया, 370 कर दिया। वो ऐसे लोग बातचीत करते हैं कि जो अंबाला से आगे नहीं बढ़े हैं। आप एक बार कश्मीर जाइए, देखिए वहां क्या हालात है, फिर बात कीजिए। वही ठीक बात है। आप छोड़िए एक प्रदेश को, एक जहां पे इतना टोपोग्राफी, अनुराधा हमें बता रही थी उस समय, ज्योग्राफी टोपोग्राफी इतनी मुश्किल है, आप छोड़ दीजिए उसे। आप एक जिले को डंडे के जोर पे नहीं रोक सकते। भाई जनता को आप हर किसी को कैसे पकड़ लेंगे? और फिर वो जनता जब कोई समाधान नहीं पाती अपनी परेशानियों का, तो उसे जो मिलता है वो पकड़ लेती है। सही गलत फिर मायने नहीं रखता उसकी नजर में। एक और अंतिम बात मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पर कि जम्मू कश्मीर में सबसे पहला हक जो है, जो लोग वहां रह रहे हैं उनका है, वो तय करेंगे। आप दिल्ली में बैठे नहीं तय करेंगे। मेरे घर में क्या होगा क्या नहीं होगा, पहला मैं तय करूंगा। तो आप बिना, जब वहां के लोग जो रह रहे हैं, चाहे कश्मीर की बात हो चाहे जम्मू की बात हो, उनको विश्वास में लिए बगैर अगर फैसले करेंगे तो फैसले पूरी तरह से नहीं उतरेंगे, ये औंधे मुंह गिरेगा फैसला। तो कश्मीर के लोगों को जब तक आप विश्वास में नहीं लेंगे, उनका दिल जब तक आप नहीं जीतेंगे, तब तक दिल्ली नहीं कुछ कर सकता। इसमें बहुत मेरा कम से कम एक बॉटम लाइन थी जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे इसको बहुत ही आर्टिकुलेट तरीके से कहा गया था कि संविधान के दायरे में असीमित संभावनाएं हैं कश्मीर के साथ हमें साथ रहने की, उस कश्मीर के आपस में मिलने की। लेकिन दिक्कत ये है कि आज जो लोग, ज़्यादातर लोग जो सत्ता में बैठे हैं या जो उनके इन्फ्लुएंसर्स कहें उनकी बात, वो हर चीज़ को इतना ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं कि उनके लिए बस ये है कि जो भी थोड़ा सा
दाएं बाएं, खासकर अगर वो एक समुदाय या मुसलमान है तो उसको सीधे वो देशद्रोही है या इस चश्मे से वो आइडेंटिफाई कर देता। तो वो लोगों ने उस कोर, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो कोर वैल्यू है कि वो उस देश के नागरिक हैं, उनको भी उतना ही प्रोटेस्ट का, विरोध का और अधिकारों का हक है जितना बाकी लोगों को है, इस चीज़ को ही खारिज करने में लगे हुए हैं। तो एक ये बड़ी समस्या कश्मीर के साथ जो अभी आ रही है उसमें हम देख पाते हैं। इसके दूसरा जो पहलू है, हम लद्दाख की तरफ थोड़ा सा हमें उस पर भी बात करनी चाहिए। चाइना दूसरा पुल बना रहा है पेंगोंग से लेक पे, तो चाइना को लेकर भी जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, इसकी भी जड़ें, इसकी भी शुरुआत कहीं ना कहीं, अच्छा ये पॉलिटिकल क्लास ने बहुत स्मार्टली और हमारे मीडिया ने भी इसको बहुत स्मार्टली सप्रेस किया, दबाया या इस चीज़ को ख़त्म किया है कि ये जो नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ मार्च 2020 से लेके अब तक, जिसमें एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसमें 22 से ज़्यादा, 20 से 22, 40 के आसपास हमारे सैनिक मारे गए, और इसके अलावा हमारे सैनिक 20 सॉरी, और 15 जून 2020 में। इसके बाद लगातार एक कन्फ्रंट रहा, आमने सामने सेनाएं डटी रही, बहुत बड़े पैमाने पर मोबिलाइजेशन हुआ आर्मी का, वो अभी भी जारी है। वहाँ पर चाइना तब से कुछ जिन हिस्सों में कब्जा कर लिया है, जहाँ पर जिन पॉइंट्स के ऊपर वहाँ पर पुल बनाए जा रहे हैं और दूसरा पुल बन रहा है। ये थोड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन चाहूंगा यहाँ पे अतुल कि मैंने 2 तरीके के रिपोर्ट्स पढ़े। एक बोल रहा है कि ये उनके ग्रीन जोन में है, मतलब ये जो पुल बन रहा है, मतलब टेक्निकली हमारी टेरिटरी नहीं है, लेकिन एक्सेस मिलेगा उनको, इजी एक्सेस मिलेगा हमारे टेरिटरी के लिए। तो ये राजीव बता पाएंगे ज़्यादा, लेकिन जो हमारी जानकारी है वो ये है कि 62 वॉर के बाद जिस टेरिटरी को चाइना ने कब्जा किया था उस इलाके में बना रहा है, तो कायदे से वो डिस्प्यूटेड जोन है। अच्छा। जहां पर कुछ नहीं होता था। अच्छा। लेकिन उस पर वो अब कंस्ट्रक्शन परमानेंट मतलब निर्माण चाइना कर, था पहले, अब वो बना रहे हैं। तो एक तो ये, दूसरा ये कि नो मैंस लैंड नहीं था, नो मैंस लैंड नहीं था। अच्छा। वो बस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलावा जो डिस्प्यूटेड इलाका अक्साई चीन और लद्दाख में था, उसकी बात होगी। थोड़ा सा राजीव हमें बता पाएंगे। मैं जो जड़ की बात कर रहा हूँ, जो संपर्क है उसके भी, जो इस ताज़ा जो बवाल चाइना के साथ शुरू हुआ उसकी बात अगर देखें तो ये भी 370 का जो एबोलिशन हुआ, जो हटाया है 2019 में, उससे जुड़ा है। अगर आप देखें पार्लियामेंट में जो बयान है गृह मंत्री का, और बहुत एग्रेसिव बयान है कि एक एक इंच हमारा है और हम अक्साई चीन लेंगे, वो एक स्टेटेड स्टैंड रहा है। लेकिन उस बयान ने चीन को कहीं ना कहीं नाराज़ किया या चीन के साथ वो किया, और उसके बाद उन्होंने 2 बयान दिए। एक तो ये कि ये हमारा हिस्सा है और इसको हम लेंगे, और दूसरा उन्होंने कहा कि इसके एक एक इंच पर हम वापस लेंगे, जहाँ से ये फिर शुरू हुआ। लेकिन इस चीज़ को कोई नहीं कहता कि जो शुरुआत हुई है उसके पीछे एक वो प्रोवोकेशन था। आपने किया भी 370 से, मुझे लगता है कि इस देश में बहुत सारे लोग एग्री होंगे कि 370 हट गया, कोई बात नहीं, लेकिन उसका जो तरीका होना चाहिए या उसमें जो चेस्ट थंपिंग थे, उसने एक नए विवाद को जन्म दिया, चाइना को अनॉय किया या जो भी किया, और वहाँ से ये सारे विवाद शुरू। और दिक्कत की बात यह है कि अगर आपने अनॉय किया और ये सारी दिक्कत उसके बाद शुरू हुई है, जहाँ पर वो आपके हिस्से में घुस रहा है, आपके मतलब जो सेल्फ स्टीम है या आपका जो कॉन्फिडेंस है या आपका जो सम्मान है, उसको चोट भी पहुँचा रहा है, तब आप उसको उस तरह से रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं। ये एक बड़ा हिस्सा इस पूरे विवाद का है। राजीव? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब सरकार को लेकर अगर बात कीजिएगा तो चीन को लेकर जो हमारी नीति है, 2 एग्जाम्पल आपको बताने की कोशिश करूंगा, जो चीजें बेहतर समझ में आएगी। चीन को लेकर हमारी समझ और रणनीति या कूटनीति कह लीजिए क्या है। पहली बार प्रधानमंत्री, अगर आपको ध्यान में होगा, ऑल पार्टी मीटिंग चीन को लेकर हुई थी, और उसके बाद बयान देते हैं गलवान को लेकर। और जैसे प्रधानमंत्री बयान देते हैं उसके दूसरे दिन जो है एक रिटन स्टेटमेंट जारी किया जाता है कि नहीं, प्रधानमंत्री ने जो कहा उसका मतलब कुछ और था, और असली बात ये है, आप ये समझने की कोशिश कीजिए। मतलब प्रधानमंत्री के बयान को करेक्शन करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद रक्षा मंत्री जो है संसद में बयान देते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर, चीन को लेकर, पूर्वी लद्दाख को लेकर। उसके दूसरे दिन जो है एक रिटन स्टेटमेंट फिर से जारी किया जाता है, लिखित बयान, कि रक्षा मंत्री ने जो कहा वो तो है, लेकिन उसका सही मतलब ये है। तो ये 2 स्टेटमेंट को अगर आप समझे,
जो टॉप के जो दो स्टेटमेंट है, जो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जब 2 बार वो बात कहते हैं, उन्होंने कहा बहुत था सोच कि समझ, हमारी कोई टेरिटरी कैप्चर नहीं हुई है एसेंशियली। बिल्कुल राइट, हाँ, ना कोई बिल्कुल घुसा गलवान को है, ना लेकर, कोई है ना? घुसा हुआ है। हाँ, ना कोई घुसा है ना घुसा। बिल्कुल। तो आप इससे बहुत कुछ चीजें क्लियर हो रही है कि क्या जब ये कह रहे हैं कि हमारी एरिया में कोई नहीं घुसा हुआ है, फिर हमारा जो स्टैंड है, खासतौर से भारत का जो आधिकारिक स्टैंड ये है कि अप्रैल 2020 की पहले वाली स्थिति बहाल हो, ये हमारा डिमांड है। मतलब चीन जो है, जो अप्रैल 2020 वाली स्थिति बहाल हो, इसका मतलब क्या निकलता है सीधे तौर पर कि क्या चीन जो है आगे आ गया है? हम कम से कम नहीं मान रहे हैं कि कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है। तो अगर आगे नहीं आया मान रहे हैं, तो फिर आप क्या कह रहे हैं कि अप्रैल 2000 यानी चीन जो आगे नहीं आ गया है, या फिर हमें आगे पेट्रोलिंग करने नहीं जाने दे रहा है, तो हम इन चीजों को पहले एग्री नहीं कर रहे हैं। पहले इन चीजों को स्वीकार करना पड़ेगा कि अभी हालात क्या है, स्थिति क्या है। जो होना था तो हो गया, 1962 में जो होना था तो हो गया। जो अप्रैल 2020 वाली पहली स्थिति में, उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा कि चीन के सैनिक जो है सैन्य अभ्यास के बहाने उस इलाके में आए, जो अमूमन आते, भारतीय सैनिक भी आते थे, लेकिन चीनी सैनिक पीछे नहीं हटे। अभी स्थिति यह है कि चीन के तकरीबन 50,000 से ज्यादा सैनिक सीमा पर जमा है। उनके टैंक है, उनके तोप है, और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार मजबूत किए जा रहे हैं। दूसरी ओर भारत भी जो है अपने सैनिकों को जमाना लगातार बढ़ा रहा है। भारत के भी तकरीबन 50,000 के आसपास मान लीजिए सैनिक वहां पर है, तोप भी है और टैंक भी है। पहली बार आपको 2-3 चीजें आपको बताना चाहेंगे। एक 2-3 डेवलपमेंट हुआ, हालांकि कि पहली बार भारत सरकार को यह भी दिखाया गया कि हम जो है चीन से लगी सीमा पर हम अपने हथियार भेज रहे हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर दिखाया गया। मेरी 25 या 30 साल से मैं डिफेंस कवर कर रहा हूं, आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि चीन को लेकर हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बॉर्डर पर न केवल तोप भेज रहे हैं, बल्कि वैसे सारे संसाधन भेज रहे हैं कि हमारे सैनिक बेहतर तरीके से चीन का मुकाबला कर पाए। तो कई चीजें हैं जिनको समझने की बात है कि क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। राजीव, एक और चीज मैं अभी रिसेंटली पढ़ रहा था, आप शायद इस पे भी बात करें, कि MEA ने एक स्टेटमेंट दिया कि जैसे चाइना वहां पे ब्रिज बना रहा है, तो हम भी हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा गया है कि जो बुनियादी ढांचा जो है पहले हम लोगों ने इग्नोर कर दिया था। इग्नोर मतलब कह सकते हैं कि हम लोग उतना ध्यान नहीं देते थे। हाल के वर्षों में बहुत तेजी से चीन से लगी सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है। लेकिन जो यहाँ पर हमारी जो शुरुआती जो गलतियां हुई है, उसका खामियाजा हमको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। 15 दौर की बातचीत हो गई है, लेकिन अभी भी चीन जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे करीब 50,000 से ज्यादा सैनिक वहां तैनात है बॉर्डर पर। कितना खर्च आ रहा होगा, लाखों करोड़ों खर्च आ रहा होगा। क्या हमारा देश उसको वहन कर सकता है? चीन जो आर्थिक महाशक्ति है वो तो झेल लेगा, लेकिन हम कितना और कितना दिन तक झेल पाएंगे, ये भी देखने की बात है। तो हमें सच्चाई को स्वीकार कर हमें आगे बढ़ना होगा। सच्चाई मतलब कि हम देशवासियों के साथ तो कुछ और बोलते हैं, लेकिन होता कुछ और है। और खासतौर से एक और चीज यहाँ पर पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी है कि आप सोचिए 50,000 ट्रूप्स हमारे हैं, 50,000 ट्रूप्स उनके, तो एक एस्केलेशन का सिचुएशन जस्ट इमीडिएटली बन गया। अगर वहां पर एक छोटा सा भी इंसिडेंट अब होता है तो मतलब उसका रिएक्शन क्या होगा वो हमको इमेजिन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो ये जो ऐसे स्टैंड ऑफ सिचुएशन है, अगर इसके बारे में बात करके या फिर प्राइम मिनिस्टर लेवल पे या फिर डिप्लोमेटिक लेवल पे इस पर थोड़ी सी बात हो कि भैया मतलब करना क्या चाहते हो एग्जैक्टली बताओ हमको, एंड क्लियरली बात करें और कम्युनिकेट करें तो हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी अभी की सरकार, जैसे मैंने पहले कहा, फॉरेन पॉलिसी के मामले में इतना ग्रैंड स्टैंडिंग करना पसंद करती है। मोदी जी को वर्ल्ड लीडर दिखाना है, मोदी जी को आपको एक बहुत बड़ा महापुरुष दिखाना है एक्सेट्रा, और इस चक्कर में आप जो जेन्युइन फेलियर्स है, जो चिंता के विषय है, वो बात भी नहीं करना चाहते उस पर। बिल्कुल मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं कि जब तक आप हालात को, स्थिति को नहीं स्वीकारेंगे, आप इस बात को नहीं मानेंगे कि चीन ने कुछ एक नया, कह सकते हैं कि अगर इसको गलत नहीं कहते कि नया LAC बना चुका है, वो मतलब जहां आगे आ गया वहां से पीछे हटने को तैयार नहीं है।
हम जो अगर लद्दाख की बात कर रहे हैं, पेंगिंग सो की बात कर रहे हैं, हम पेट्रोलिंग करते हुए पहले फिंगर 8 तक जाते थे, अब हम फिंगर 8 तक नहीं जा रहे हैं, फिंगर 2 तक जा रहे हैं। गलवान के एरिया की बात करें, चाहे डेप्थोंग की बात करें, वहां पर उन इलाकों में अब हमारी पेट्रोलिंग वैसे नहीं हो रही है, हमको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। और आपको ये भी ध्यान देना होगा, बताना होगा, ये लगभग कितनी टेरिटरी होगी राजीव, लाइक फिंगर 2 से लेके फिंगर 8 तक, आपको कुछ आइडिया होगा? देखिए, पूरा अगर पेंगिंग सो अगर लेक की बात करेंगे तो तकरीबन 140 किलोमीटर का एरिया है ये पूरा। ओ वाओ। और 140 किलोमीटर में इसका 3/3 हिस्सा यानी करीब करीब 100 किलोमीटर मान लीजिए तो चीन के कब्जे में है, बाकी हमारे पास है। लेकिन पेट्रोलिंग करने के लिए हमें कभी कभार बोट से सहारा लेना पड़ता है या कभी कभार उनके कुछ इलाके से होके जाना पड़ता है। तो वहां और एक यहाँ ये भी देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विभाजन हुआ है और कहीं ना कहीं कुछ हद तक मानते हैं, कम से कम इंटरनेशनल बॉर्डर पर कर सकते हैं, लेकिन चीन जो है, चीन जो मैकमोहन लाइन को तुम चीन मानता ही नहीं है। तो वहां पर एक कोई बाउंड्री वॉल तो है नहीं, एक डिवीजन तो है नहीं कि चीन का एरिया है और ये भारत का एरिया है। एक हमारा नजरिया है, परसेप्शन है, हमारा परसेप्शन है कि यहां तक है, उनका परसेप्शन है कि यहां तक है। इसको लेके मतलब कह सकते हैं कि कई दौर की बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक कुछ नतीजा निकला नहीं है। तो हमें सच्चाई को स्वीकारना होगा, फिर मुकाबला करना होगा देशवासियों को यकीन में लेके, भरोसे में लेके। और जब तक हम नहीं सुधारे, इसको मानेंगे, चीन इसी का फायदा उठाता है। ठीक है राजीव, हम ये बात आधिकारिक तौर पर तो मानते ही नहीं है कि चीन अतिक्रमण कर चुका है कुछ एरिया में और उसका फायदा उठाता है। चीन के खासतौर बात करेंगे, लेकिन सेना यहाँ पर राजीव में सबसे जी इसके थोड़ा सा आगे बढ़ना चाह रहा था, और इसका दूसरा एक पहलू है जिस पर बातचीत। हाँ शार्दुल, मैं ये इसमें जोड़ना चाह रहा था कि जो अभी स्थितियां हैं, जो सबसे ताज़ा जो घटनाक्रम है उसकी बात की जाए अगर, तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक जो इनिशिएटिव शुरू हुआ है अभी, जिसमें 13 देश हैं अमेरिका के नेतृत्व में और भारत भी शामिल हुआ है। ये इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो 2015 ऑनवर्ड वो चाइना की एक पूरे इस इलाके में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, और अगर आपको याद हो तो उसका जो फाइनल जो मेन इनॉग्रेशन जो सेरेमनी थी, जिसमें भारत को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन भारत ने उससे अपने को अलग रखा, जो कि भारत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण चीज़ थी कि भाई चाइना के नेतृत्व में कोई इनिशिएटिव था और उससे भारत अपने को अलग रख रहा था। तो उस समय भी ये बात समझ में आती थी, क्योंकि चाइना के अंडर में अगर आपके अपने एम्बिशन हैं और आप खुद साउथ मतलब एशिया में एक बड़ी ताकत हैं, तो ऐसे किसी उसका हिस्सा नहीं बनेंगे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। तो वो भारत ने वो समय किया था। हालांकि उस समय भी कुछ लोगों का मत था कि भारत को इसमें शामिल होना चाहिए, कुछ लोगों का मत था नहीं शामिल होना होकर ठीक किया भारत ने। अब उसका एक दूसरा उसका ऑल्टरनेट एक, या उसका कहें उसकी काट के तौर पर ये एक नया इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम जैसी चीज़ जो शुरू हुई है। तो ये बात तो तय है कि चीन के साथ अब जो टकराव है, और दो चीज़ें एक्चुअली तय हैं कि अभी की जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें चीन एक पावर है और दूसरे साइड में अमेरिका और बाकी हिस्से हैं। और दूसरी बात ये है कि चीन के साथ भारत का टकराव इस लिहाज से तय है क्योंकि जो भी इकोनॉमिक या जो गोलबंदियां हो रही हैं इंडो पैसिफिक रीजन में या इस पूरे इलाके में साउथ एशिया में, उसमें भारत चीन के अपोजिट ब्लॉक में खड़ा है, इसमें भी अमेरिका के साथ खड़ा है। तो वो जो चिंता है कि जो कोल्ड वॉर के टाइम पे भी कही गई थी कि भाई भारत को बचा लिया उसके पंचशील या गुटनिरपेक्षता की नीति ने, कि भारत खुलेआम किसी के साथ नहीं खड़ा हुआ था उस समय, और वो भारत की अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की भी बड़ी जीत के तौर पर हमेशा उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। अब वो स्थिति नहीं रही है। तो इन दो बड़ी, अब चूंकि आपके दरवाजे पर एकदम एक खतरा खड़ा है, तब तक जो कोल्ड वॉर के टाइम पे था कि एक रसिया था और दूसरा अमेरिका था, तो आपकी इमीडिएट नेबर्स में कोई नहीं था, लेकिन चाइना आपका इमीडिएट नेबर है जो कि बड़े खतरे के तौर पर खड़ा है और आप उसके खिलाफ खड़े। ऐसी स्थिति में जो एडवांटेज तब था वो आज की तारीख में नहीं, क्योंकि अब हम दो ताकतों के बीच में एक पाले में खड़े हैं और उसके रिपरकशन हमें झेलने पड़ सकते हैं चाइना के साथ।
उस तरह की रणनीति में, तो क्या ये हमारी मजबूरी है कि अब हम किसी न किसी ब्लॉक में खड़े रहेंगे, अब हमारी कोई इंडिपेंडेंट उस तरह की पॉलिसी या उस तरह की स्टैंडिंग वर्ल्ड फोरम पे नहीं रहेगी? राजीव, मेघनाथ और शार्दुल, सबसे पहले मैं चाहता हूँ शार्दुल आप अपनी बात रखें और मेघनाथ। देखिए, मैं आपके पॉइंट पे आऊंगा, लेकिन पहले जो बातें हुई उसमें कई चीजें। पहला कि मैं इसे प्रोवोकेशन नहीं मानता जो गृह मंत्री ने बयान दिया था। भारत की आधिकारिक स्थिति रही है और उनकी बोलने की टोन का अंतरराष्ट्रीय मामलों में कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन हमेशा से ही एनॉयड रहता है, तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इनफैक्ट भारत का ये कदम जो दशकों तक चला कि नहीं हम औरों से ज्यादा मतलब नहीं रखेंगे, चीन को बुरा लग जाएगा, ये गलत था। चीन ने इसे बार बार, जो मैं बात कह रहा हूं, उसे सही साबित किया है, बार बार घुस करके। आप याद रखिए, वो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश तक को अपने देश का हिस्सा बताता है, पूरे लद्दाख को और पूरे अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को वो वीजा नहीं देता, और जब वो किसी दूसरे देश से वीजा मांगते हैं, दूसरे देश में होते हैं भारत के अरुणाचल के नागरिक, और वो चीन जाने की मांग करते हैं, तो वो कहते हैं आप तो हमारे ही देश के नागरिक हैं, आपको वीजा की जरूरत नहीं है। चीन एक साम्राज्यवादी ताकत है और इससे कोई इंकार नहीं कर सकता आज की डेट में। दूसरी चीज, जब ये घुसपैठ हुई थी, उसके वजह कुछ भी हो सैन्य कार्रवाई की, लेकिन चीन का ये कदम उठना अवश्यंभावी था। हम पिछले बहुत सालों से देख रहे थे और भारत इसमें पिछड़ा हुआ था कि हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां नहीं खड़ा किया, और चीन दूसरी तरफ गांव और सड़कें बना के बिल्कुल पहुंच गया था। ये हमारी कमी रही। अब भारत और चीन की को लेकर जो नीति बहुत थी ना पहले, जैसे मैंने कहा, वो भटकी हुई थी। चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि मैंने, आपको याद हो, मैंने कहा था कि आप जितने भी चीन के किसी भी देश से देखें, जब भी उनके मतभेद होते हैं और इस तरह की कोई भी कार्रवाई होती है, चाहे वो इकोनॉमिक हो या सैन्य हो, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो, जापान के साथ हो, वियतनाम के साथ हो, किसी के भी साथ हो, ताइवान के साथ हो, तो वो कभी भी लूजिंग फेस पे पीछे नहीं हटता, वो एक विनिंग फेस पे पीछे हटता है। यहाँ पे उसे जो विनिंग फेस चाहिए वो हम दे नहीं सकते, क्योंकि वो टेरिटरी है। उसके राजनीतिक कारण भी हैं जैसा आपने कहा, लेकिन उसके सामरिक कारण भी हैं। भारत की जो शुरुआती गलतियों की आपने बात की, वो शुरुआती गलतियां रही, लेकिन ये मैं मानता हूं और अधिकतर विदेश नीति के लोग इसे मानेंगे कि चीन के खिलाफ जो भारत ने कदम उठाए हैं, जो अब वो अलायंस बना रहा है, वो सही हैं, और इस एक काम को कम से कम भारत सरकार ठीक से कर रही है। आधिकारिक तौर पर जो घोषणा की बात है वो इसलिए नहीं की क्योंकि इसके डिप्लोमेटिक कारण भी हैं। जितनी बातचीत हुई है वो सेना अध्यक्षों के या सेना के रिप्रेजेंटेटिव्स के, कमांडिंग ऑफिसर्स के स्तर पर हुई है, क्योंकि आप एक बार घोषणा अगर आधिकारिक राजनीतिक कर देंगे तो चीन उसका फायदा जरूर उठाएगा। आप याद रखिए, कोई देश ताइवान का नाम भी ले लेता है मूवी प्रमोशन तक में भी, तो चीन उसे बंद कर देता है। मतलब अगर हम मार्वल की बात करें, डॉक्टर स्ट्रेंज में तिब्बतन मॉन्क था, वो उसको नेपाली दिखाना पड़ा उन्हें, क्योंकि उन्हें पिक्चर चीन में रिलीज करनी थी। तो चीन एक थोड़ी अलग टेढ़ी खीर है बाकी देशों से। अब जो आपने बात कही, देखिए, एक सेकेंड बस, मैं इसमें एक चीज, एक इंटरवेंशन मैं करना चाह रहा हूँ, उसके बाद आप अपनी इस बात को, चाइना लद्दाख से लेकर और तमाम हिस्सों को जो अपनी टेरिटरी में दिखाता है, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो बहुत पहले से दिखाता है। नई बात ये है कि जो हमारा स्टैंड रहा 370 के बाद, उसके बाद ये अग्रेशन चाइना का दिखा। इससे बाद अगर आप देखें 62 ऑनवर्ड एक गोली नहीं चली है। और तो आप ये नहीं कह सकते कि ये चाइना यही करना चाहता था, यही कर रहा था। उसमें 370 और उसके बाद गृहमंत्री के बयान से जो नए हालात पैदा हुए, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पैदा हुई लद्दाख और पूरे इलाके में, उसका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा हाथ है। मैं यही कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल क्लास इस चीज़ को नहीं स्वीकार करता, लेकिन आप किसी भी थिंक टैंक में, आप किसी भी एक्सपर्ट के उसमें जाएं तो वो सब मानते हैं कि सब लोग खुलेआम स्वीकार करते हैं कि हाँ, इसकी वजह से इस पूरे इलाके में ये पूरा नया जो रैटल हुआ, जो ज़मीन सरकी है या जो रिश्तों में दरार आई है या जो स्टेटस को खत्म हुआ है, उसका एक बड़ा, उसमें बड़ा रोल था। अदरवाइज वो मैंने माना ना कि उसका समय एस्केलेट हुआ, लेकिन चीन ये करने वाला था, उसके प्रूफ हमारे पास है ना। लाइक करने वाला था समथिंग स्पेकुलेटिव। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप कंपेयर करेंगे पाकिस्तान से, राइट, सो पाकिस्तान के भी मंशा हमको कब से पता है, और वो उस पर एक्ट भी करती है,
राइट, लाइक जैसे हाफिज सईद को सपोर्ट करना, ओपनली उसको पॉलिटिकल सपोर्ट देना एक्सेट्रा, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स करती आई है। आईएसआई का जो रोल रहा है वो तो हम सबको पता ही है। तो पाकिस्तान हमेशा एक्ट करती है और उनकी मंशा पता है। लेकिन चाइना का सिचुएशन ऐसा था, जो आई एग्री विद अतुल, कि 62 के बाद वैसे तो पीसफुली था, वैसे तो उन्होंने कोई अग्रेसिव स्टैंड लिया नहीं था, और उसके बाद एकदम 2020 में उनका ये और स्टैंड आपको हुआ अगर है। याद हो नहीं, चाइना के लेकिन बाद थोड़ा सा मैं भी एक कुछ मिनट। हाँ राजीव मैं भी बताएं। कुछ कहना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि चीन का ठीक है स्टैंड जो है बहुत ज्यादा नहीं लाया, लेकिन आपको 2-3 घटनाएं आपको भूलनी नहीं चाहिए। देपसांग का इंसिडेंट हुआ था 2017 का। 2013 के आसपास, 13 भी हुआ, 13 17 भी हुआ था, है ना, जो आके बैठ गया था, फिर बाद में बड़ी मुश्किल से वापस गया बिल्कुल गया बिल्कुल, था। हाँ। आपको डेमचोक की बात नहीं भूलनी चाहिए, जो डेमचोक में जो तनाव जो बहुत लंबा खींचा था। तो चीन, लेकिन जो प्रोवोकेशन जो 370 के बाद हुआ है वो ज्यादा बड़ा है। आपको ये exactly. देखना होगा। पहले कम से कम 50,000 सैनिक नहीं आ रहा, 50,000 नंबर में मत देखिए, उसका खर्च देखिए, अपने संसाधन देखिए। मतलब भारत के पास क्या हम 2 या 2.5 फ्रंट की जो बात करते हैं, यानी हम एक साथ चीन के साथ भी लड़ सकते हैं, एक साथ पाकिस्तान के साथ भी लड़ सकते हैं, और देश की जो अंदरूनी समस्या है, जो टेररिज्म बह रहा है, कि जहाँ एक हाफ फ्रंट की बात होती है, क्या वहां भी अपनी सेना को आप लगा सकते हैं? तो ये सारी चीजों को देश तैयार है। हमारी आर्थिक स्थिति क्या उतनी अच्छी है, मजबूत है कि हम एक साथ इतने फ्रंट को खोल लें? ठीक। और एक लास्ट चीज मैं इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ। आप जब ये बात कहते हैं कि हमने बहुत देर कर दी और चीन बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा था और हमने ये नहीं, तब आप एक ग्राउंड रियलिटी से पूरी तरह कटे रहते हैं कि आपकी अपनी आर्थिक स्थिति क्या है और आपकी अपनी उस आर्थिक में, आपके प्लेट में जो खाना है उसमें आपकी प्रायोरिटी क्या है। आप लोगों का पेट भरेंगे कि आप बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, कि आप आर्मी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे। तो अल्टीमेटली एक देश के पास जितने संसाधन हैं उसमें आपको प्रायोरिटी तय करनी होती है। आप जहां से बात कर रहे हैं वहां ऐसा लग रहा है कि चाइना और भारत कोई बराबरी के देश थे और चाइना अपना काम करता रहा और हम अपना पैसा बक्से में भर के उसके ऊपर बैठ के सो रहे थे। ऐसी स्थिति नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा। नहीं यही ये इससे यही आता है। एक और बात बता दें कि हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया जाता है खासतौर से बॉर्डर एरिया में, वो बहुत मुश्किल काम है। मतलब 20-25 साल पहले ये सोच हुआ करती थी, सेना के खासतौर से बात कर रहा हूँ, उनके चीफ मुझसे कहा करते थे कि हम लोग ये मान के चलते थे कि अगर हमने बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर दिया, रोड बना दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि चीनी सैनिक सीधे चले आए, वापस चले आए। हम उतना डिफेंड जब कर पाने की स्थिति में हुए, और ये जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी रही है बहुत लंबे समय तक कि ये जो डिफिकल्ट टेरेन है ये ऑटोमेटिकली आपके लिए एक डिफेंस जोन का काम करती थी, कि वहां से कोई आ ही नहीं सकता था, क्योंकि वहां से आना जाना इतना दुर्गम रास्ते, दुर्गम पहाड़ियां थी, उसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल था। राजीव, आप ही के बात को थोड़ा आगे बढ़ाए तो हमको पता है कि चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जो गति है और जो क्वालिटी है वो हमसे कई गुना ज़्यादा है। मतलब जो टनलिंग करते हैं, जो रोड्स बनाते हैं, जो जल्दी जल्दी स्ट्रक्चर्स खड़े करते हैं। अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल दे ले, कोविड जब हुआ था तब उन्होंने जिस पेस में हॉस्पिटल्स जब बनाए थे, मतलब 2 हफ्तों में एक बड़ा सा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तैयार हो गया था। और अभी अगर आप कुछ, आई थिंक इंडिया टुडे ने एक स्टोरी की थी, मुझे याद है, राहुल कनवल के एक एक्सक्लूसिव था, जब उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस लेके वीक बाय वीक क्या चेंजेस हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में वो दिखाने की कोशिश की थी। 3 हफ्ते में आपको स्ट्रक्चर्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एडवांस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी टैंक्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उनकी जो एडवांसमेंट की गति है और जो बिल्डिंग की गति है वो बहुत चिंताजनक है हमारे लिए। आप बॉर्डर की बात कर रहे हैं, चीन जो दूसरा ब्रिज बना रहा है, ये सही है कि वो अपने इलाके में बना रहा है, मतलब जो उनका परसेप्शन है। भारत का ये कहना है कि ये उनका इलाका नहीं, ये विवादित इलाका है। मतलब जो बीच का जो जिसको कह सकते हैं, हालांकि वो कहा यह जा रहा है कि जहां पर पेंगुइन सो लेक है वहां से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। पहला ब्रिज उसने 5 महीने में कंप्लीट कर लिया, दूसरा ब्रिज भी अब काम खत्म होने वाला जैसा बताया जा रहा है। लद्दाख की क्या स्थिति है, पेंगुइन सो की क्या स्थिति है, मीडिया वाले को जाने की इजाजत तो है नहीं। जो बताया जा रहा है और जो बताया जा रहा है आधा अधूरा बताया जा रहा है। सरकार की ओर से पूछिए ये दूसरे ब्रिज की जानकारी आपको कहां से मिलती है? तो हमें जानकारी मिलती है कि एक ओपन सोर्स से एक सैटेलाइट इमेज के जरिए आपको जानकारी मिलती है। तो यहाँ तो बहुत सारी चीजें बताई नहीं जाती है, उसके बाद कहीं दूसरे से जानकारी मिलती है। मतलब आपके सैनिकों ने, एयरफोर्स ने बालाकोट में टेररिस्ट कैंप पर अटैक किया, हमें जानकारी कहां से मिली? हमें जानकारी मिली पाकिस्तान से जानकारी मिली।
हमें तो बताया नहीं जाता, हमें तो बाद में जाके बताया जाता है। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली राजीव आपने कि एक ओपन सोर्स सैटेलाइट से हमको अभी पता चल रहा है कि हाँ, क्या हाँ। हो रहा है। मतलब ये open ऐसे हो source गया ना satellite कि से ही बाद में एक पता चला हफ्ते ना में हमें। एक फोटो लिया और फिर दूसरे हफ्ते में दूसरा फोटो लिया, अरे Change यहाँ हो पे तो गया। ब्रिज बन गया। तो हाँ। लाइक ऐसे ही सिचुएशन हो गया अभी। 3 हफ्ते में आपको- डिफरेंट हाँ। फोटो आई थी। मैं बोलूं? शार्दुल, हाँ, आप ये अपनी बात समझिए पूरा कि कर लीजिए। बालाकोट, मैं सॉरी एक हाँ। और बात करना चाह रहा हूँ कि अभी हाल के दिनों में सरकार जो सबसे बड़ी बात अपनी जो पीठ थपथपाती है कि हमने बालाकोट में टेररिस्ट कैंप में जाके जैश को अटैक कर दिया। ये जानकारी पहले सरकार ने कब दिया? आप ये जानने की कोशिश, सरकार ने आज तक कभी नंबर नहीं बताया है, ऑफिशियल सोर्सेज ने कभी नंबर नहीं बताया है कि हमने 2 आतंकी मारे या 200 आतंकी मारे हैं। कभी रक्षा मंत्री ने नहीं कहा है, कभी एयर चीफ ने नहीं कहा है, लेकिन सरकार के नेता देखिए कितने घूम घूम के लोग बोल रहे हैं 400 मार दिए, 300 मार दिए, और जानकारी हमको सबसे पहले लगती है पाकिस्तान से। तो ऑन आप ये रिकॉर्ड समझिए तो कि हमारे पास यहाँ सिर्फ एक यही है सूचना कि देने का जो नजरिया है या तंत्र है वो कैसे काम करता है। जी बताएं प्लीज। शार्दुल, आप अपनी बात जी। पूरी कीजिए। हाँ, जी देखिए, पारदर्शिता की कमी और उस पर कितनी बार हम चर्चा कर चुके हैं, उससे मेरे विचार आपको पता है, भारत सरकार और हमारे सिस्टम्स की। लेकिन 370 के बाद जो हुआ, तो जो आप कहते हैं वो ठीक था, वो एस्केलेशन पॉइंट एक सस्पेक्टेड है, पक्की जानकारी नहीं है क्योंकि चीन के बाहर जानकारी आती नहीं इतनी आराम से, है ना। वो एस्केलेशन हुआ, लेकिन चीन उस तरफ बढ़ रहा था, उसके हमारे पास संकेत हैं और ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, सिर्फ भारत के नहीं, अलग अलग जितने भी ये डिप्लोमेटिक किताबें हैं। मैं एक रिकमेंडेशन भी दूंगा एंड में। अगर आप देखें, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक एरिया पाकिस्तान ने वो चीन को दे दिया है ना, वो अब चीन के कंट्रोल में है। चीन हमें घेर भी रहा था, उसका पार्ट उसका वियतनाम भी था, हमने श्रीलंका की बात की थी, और उसका कारण ये है कि चीन की सोच अलग तरह से चलती है। अभी अभी इससे थोड़ी सी अलग बात है, पर आपको समझ आएगी कि चीन में सर्वे हुआ उनकी पसंद के देशों का, तो भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये उनके जनता में भी सबसे ज्यादा घृणा किए जाने वाले देश हैं, सांस्कृतिक तौर पे, लोगों के तौर पे। उनके सबसे ज्यादा पसंद के देश हैं रशिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया। हाँ, ये ठीक बात है शार्दुल, लेकिन अगर अगर भारत में आप इस तरह के सर्वे करवाएंगे ना, तो भारत में भी यही सर्वे में चाइना सबसे घृणित देश के तौर पे सामने आएगा। तो ये हमारे मूल सोच में राजनीतिक लोगों के तो उसका अंतर है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि चीन ऐसा करने वाला था, क्योंकि चीन उसके सबूत हमें देता रहा है। जैसे अभी राजीव ने एग्जांपल दिया 2017 का, सिक्किम का, 2013 का। चीन धीरे धीरे पहले सड़कें लाता है, फिर गांव लाता है, फिर अपने लोगों को लाता है, और फिर वहां कब्जा बनाता है। इनफैक्ट चीन के जो डिप्लोमेटिक पेपर्स हैं उसमें उन्होंने साफ कहा, ये 90s के थे, कि भारत इकलौता ऐसा देश है कि जिसकी टेरिटरी पे आप कब्जा करके बैठ जाओ और फिर बैठे रहो, वो छोड़ देता है उसको। ये चीन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में है। एक चीज और, जो अप्रैल 2020 में गलवान वाला हुआ, उसमें चीन की इंटरनल पॉलिटिक्स का भी हिस्सा था। जो जनरल वहां पे तैनात था वो शी जिनपिंग को खुश करना चाह रहे थे। बाद में जब ये नुकसान हुआ, उन्हें हटा के दूसरे को लाया गया और उनकी अप्रोच बदली। तो ये सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत सरकार पूरी तरह से ब्लेमलेस है, लेकिन ये कहना कि चीन के साथ सिर्फ भारत की गलती है, ये थोड़ी सी भूल होगी, क्योंकि चीन अपने फैंग अब दुनिया को दिखा रहा है, और चीन के साथ आर्थिक मदद के नतीजे अफ्रीका में सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। वो पैर में बेड़ी की तरह पड़ जाते हैं। बस खाली मैं यहाँ करेक्शन डालना चाह रहा हूँ शार्दुल, कि इसमें तो कोई शक नहीं है, ये बात यहाँ कोई नहीं कह रहा कि चीन हमारा मित्र देश है या चीन के ऊपर हमें शक नहीं करना चाहिए, या भारत सरकार के। मेरा ये कहना है कि भारत सरकार की जो प्रतिक्रिया होनी थी, वो प्रतिक्रिया उस तरह से सधी हुई, डिप्लोमेटिक नहीं थी, जिसकी वजह से ये नतीजे हुए, जिसकी वजह से एक ये अनवांछित एक स्थिति पैदा हुई, गैर जरूरी एक फ्रिक्शन पैदा हुआ। तो भारत सरकार का जो रवैया था, उसमें इस मौके पर चीन को बदमाशी करने का अवसर जो दिया गया, वो हमारी किसी लापरवाही से दिया गया, मैं ये कह रहा हूं। जी जी बिल्कुल। आप देखिए, पुराने सेना के लोगों के बयान है लगातार कि भाई ये बात ठीक है कि वो जो टेरेन थी डिफिकल्ट थी, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर जैसे हमने वो एयरफोर्स के मामले में भी, नेवी के मामले में भी देखा है, हमें हथियारों को बदलने में, सिस्टम्स को बदलने में इतना समय हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेटिक लग जाता है कि दुनिया जितनी तेजी से बाकी बदल रही है, हम अटके रह जाते हैं। ये तो हमारे यहाँ हर चीज में दिक्कत है, वो केवल सेना की या सीमा की है ही नहीं। तो उससे मैं आपकी बात से बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करता। चलिए राजीव से आखिरी टिप्पणी लेते हैं और फिर कपिल सिब्बल और कांग्रेस की बात करते हैं आखिर में। देखिए,
मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि सरकार जो है चीन को लेकर अब जो है काफी सख्त हुई है, उसकी नीतियां सख्त हुई है। सरकार ये कह रही है कि जिस तरह से चीन बार-बार हमें कह रहा है कि आप ये बॉर्डर मसले को छोड़ दें, बाकी मसले को हम सलटाते हैं आपस में, एक विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब भारत सरकार करेगी नहीं, पहले आप सीमा विवाद को सुलझाइए, उसके बाद व्यापार को सुलझाया जाएगा। और लगातार भारत सरकार जो है बंदिश लगा रही है। कई सारे जो आपने देखा होगा जो खास तौर से जो चीन की जो कंपनियां हैं, खासतौर से Xiaomi वगैरह कई सारी चीजों को लेकर। लेकिन ये सही है कि शुरुआती दौर में लापरवाही रही, कि हम जिस तरह से नीति होनी चाहिए, सख्त नीति होनी चाहिए और एक पारदर्शिता होनी चाहिए सरकार के लेवल पर। आप उन चीजों को स्वीकार कीजिए, जनता को बताइए और फिर मुकाबला कीजिए। आपके साथ पूरी जनता एक साथ रहेगी। लेकिन आप जब कई बार होता है कि जब सच्चाई नहीं बताते हैं तो उसका फायदा विरोधी उठाता है, और कम से कम जो बॉर्डर एरिया में ये बात नजर आ रही है। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि हमारी सेना जो है वो मतलब कह सकते हैं कि पूरी चाक चौबंद है। न केवल वहां पर घेरने की कोशिश की जा रही है जमीनी स्तर पर, बल्कि एयरफोर्स जिसके जो राफेल वगैरह जो नए एयरक्राफ्ट है वो लगातार चौकसी कर रहे हैं, LCA भी चौकसी कर रही है। दूसरी तरफ नौसेना के जरिए भी चीन की घेराबंदी की जा रही है, जो क्वाड के देश है, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। तो यानी जो चीन को जो घेरने की नीति है, जो कहीं न कहीं उल्टा पड़ रहा है कि चीन भारत को घेरना चाह रहा था, अब भारत उसे चारों तौर से घेरने की कोशिश कर रहा है। और जितना दबाव चीन पर पड़ेगा और उसका फायदा जो भारत को मिलेगा, तभी जो है चीन सीमा विवाद का सुलझाने में कि अप्रैल 2020 वाली स्थिति में जाएगा, अपनी सेना को पीछे लेके जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। मेघनाथ, आपको कोई अंतिम टिप्पणी? नहीं। तो हम मेरे ख्याल से काफ़ी विस्तार से हमने इस पूरे मसले पर बात की, चाइना लद्दाख के मसले पर भी और कश्मीर के मुद्दे पर भी। हमारा अगला विषय है जो कि कांग्रेस पार्टी से जुड़ा मसला। कांग्रेस पार्टी के ऊपर, उस चिंतन शिविर के ऊपर हमने पिछले बार भी बात की थी। अभी हमारा जो ताज़ा जो घटनाक्रम है जिस पर हम थोड़ा सा बातचीत करना चाह रहे हैं वो ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेता कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के सहयोग से राज्यसभा में अपना नॉमिनेशन दाखिल करने पहुंच गए। तब लोगों को पता चला कि कपिल सिब्बल का साथ भी हाथ से छूट गया है। तो ये जो स्थिति है, आप देखिए कि पिछले 1 से 1.5 महीनों के अंदर में कुछ बहुत बड़े एग्जिट हुए हैं। अश्विनी कुमार गए, फिर हार्दिक पटेल गए, फिर जिस दिन चिंतन शिविर शुरू हो रहा था उसी दिन सुनील जाखड़ गए, फिर चिंतन शिविर ख़त्म होने के दिन कपिल सिब्बल का, अगर जो उनका आधिकारिक बयान है 16 मई को, उस दिन कपिल सिब्बल ने नाता तोड़ दिया। तो एक बड़ी अजीब सी स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी मतलब चिंतन शिविर के जरिए ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी कि एक रिवाइवल होगा और कुछ नई चीज़ें होंगी, लेकिन अल्टीमेटली जो लीडरशिप का मसला है, जो लीडरशिप का अल्टीमेटली ये इशू होता है कि वो आपको इंस्पायर करता है, प्रेरणा देता है, जोश देता है, आगे की लड़ाई का रास्ता दिखाता है। पर कांग्रेस पार्टी में लिटरली कोई लीडरशिप की कोई होप ही नहीं बची। मतलब वो जो कहा जाता था कि गांधी परिवार जो है सबको या तो एक साथ तो एक जगह बांध के रखने में और चमत्कार करने में सक्षम है, उस चीज़ पर इनकी रिलायबिलिटी इतनी रही कि इन्होंने कभी संगठन का महत्व तो समझा नहीं। आज की तारीख में इनके पास ना संगठन है और वो जो गांधी परिवार का चांद था वो भी खत्म हो गया, जो मैग्नेट बना हुआ था। ऐसी स्थिति में मतलब कांग्रेस पार्टी का मतलब भविष्य क्या होगा? अभी तो ये स्थिति लग रही है कि जो याद हो अगर आपको, जब अंग्रेजी सेना याद तो क्या होगा, हम लोगों ने पढ़ा ही है तो अंग्रेजी सेना जब अवध के ऊपर पहुंची कब्जा करते हुए, तो सारे मनसबदार, जिम्मेदार, जितने भी सैनिक सिपाही थे सब भगने लगे, चलिए अभी तो मौका है, यहाँ से कट लिया जाए, निकल लिया जाए। तो उस वक्त भी वाजिद अली शाह बैठे रहे वहाँ पर कि कोई जूता तो पहना दो, कैसे भगूं मैं। तो कांग्रेस पार्टी मतलब नवाबियत के उस दौर में अभी भी है कि जो भगदड़ मची हुई है वहाँ पर इंतज़ार कर रही है कि कोई जूता पहनाए तब भगा जाए टाइप। तो ये हालत में कांग्रेस पार्टी के साथ कपिल सिब्बल गए हैं। कपिल सिब्बल बड़े नेता थे, माना जाता था कि कई मामलों में कांग्रेस पार्टी के तारनहार थे, और राज्यसभा में उनकी सदस्यता खत्म हो रही थी, उनको चांदनी चौक की बहुत इम्पोर्टेंट सीट पे उनका इन्फ्लुएंस है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हुई थी वो चिंतन शिविर में, जो मुझे बहुत अजीब लगा कि
ऐसा क्यों स्टेटमेंट करेंगे। राहुल गांधी ने जो स्पीच दिया था उसमें उसने एक चीज़ कही थी कि इंडिया का फ्यूचर रीजनल पार्टीज के पास नहीं है, कांग्रेस उनकी के पास आइडियोलॉजी है। नहीं है कोई। हाँ, और इमीडिएटली कपिल सिब्बल ने छोड़ दी पार्टी और रीजनल पार्टी ज्वाइन कर ली। तो मतलब आपको एक थोड़ा सा इसका एक डिफाइंस भी दिखाई देता है ना, कि अच्छा ऐसा, तो अब मैं जाऊंगा रीजनल पार्टी के पास ही जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि ये जो G23 जो ग्रुप बोला जाता है एक्सेट्रा, एक छोटी सी खबर आई थी लास्ट वीक कि उन्होंने एक 2024 के लिए एक पॉलिटिकल एक्शन ग्रुप बनाया है, दो कमिटीज बनाई है। और एक तो उनका वो इंटरनल PAC तो है ही, बट लाइक दूसरा जो बना है उसमें ये सब जो भी बचे कुचे लीडर्स है जो छोड़ के नहीं गए उनको सबको इंक्लूड किया गया है। अब देखना ये है कि लीडरशिप का तो प्रॉब्लम तो परपेचुअल है अभी। ऊपर से आई थिंक राहुल गांधी अभी जो लास्ट 2 हफ्तों में जो 2-3 कंट्रोवर्सीज हुए राहुल गांधी को लेकर, तो ऐसे लगता है कि मतलब इनको पंचिंग बैग बनना ही अच्छा लगता है कि अभी मुझे ये सवाल पूछना पड़ रहा है। जैसे राहुल गांधी एक पार्टी में मिले तो बीजेपी की पूरी सेना आ गई और उन्होंने उनका फिर से इमेज का कचरा कर दिया। वो लंदन में कोई इवेंट में गए तो वहाँ पे गाफ्स निकाल के उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें ऐसे निकाली जो उसको एक एम्बैरेसिंग लाइट में प्रेजेंट करती है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ अतुल, हिंदुस्तान टाइम्स ने, मैं कल देख रहा था, एक वीडियो अपलोड किया हाउ दिस IAS ऑफिसर स्कूल्ड राहुल गांधी करके। तो एक IAS ऑफिसर जो कि वहाँ पर स्कॉलर है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, उन्होंने खड़े होके उनकी जो इंडिया इज अ नेशन ऑफ लाइक अ यूनियन ऑफ स्टेट्स वाला जो है, तो उसको स्कूल करने की कोशिश की, पर हिंदुस्तान टाइम्स ने वो बीच में काट दिया, उनका आंसर था ही नहीं। तो ऐसी भी बहुत सारी अटेम्प्ट्स हो रही है कि राहुल गांधी का जितना बचा कुचा इमेज है उसको भी कचरा कर दिया जाए, और ये एक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है, वो दिखाई दे रहा है। तो मुझे यहाँ का एंड गेम समझ नहीं आता। एक तो बीजेपी को तो इजी हो गया है कि अटैक करे, पर कांग्रेस भी एक तरीके से इजी बना रही है उनके लिए ये सब उनको अटैक करना। ठीक बात। शार्दुल, कांग्रेस पार्टी की जो अभी हालत है, एक चीज दिखी इसमें कि जो कि बहुत थोड़ा सा अनयूजुअल है कांग्रेस पार्टी के अपने जो टॉप फैमिली है उसके रवैये से, कि G20 के तमाम लोगों को अकोमोडेट किया गया, जो अभी मेघनाथ बता रहे थे, अलग अलग कमेटियों में। अब कुछ कर भी नहीं सकते, और छोड़ के चले जाएंगे, कोई लोग बचा ही नहीं है, लोग अपने दूसरे रास्ते तलाश लेंगे शायद। तो वो जो झुकने वाली जो प्रवृत्ति पहली बार दिख रही है कांग्रेस के टॉप लीडरशिप में कि G23 के लोगों को भी अकोमोडेट किया गया, तो इस पर आपकी अपनी प्रतिक्रिया? G23 के लिए तो देखिए, G23 अभी आप लोगों ने चिंतन शिविर में बात की थी, मैं नहीं था, लेकिन चिंतन शिविर के लिए मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि वहाँ देश की बातें हो रही थी, बड़े बड़े सवालों पर विमर्श हुआ, लेकिन आप अपनी पार्टी के भीतर की दिक्कतों को भी तो बात करो भाई। तो वो वाली बात एक जरूरी है। अतुल और मैं एक दिन बात कर रहे थे तो उस दिन भी ये बात आई थी कि भाई पार्टी की अंतरिम रिपोर्ट्स में ये सामने आ रहा है कि जो अलोकप्रिय या जनता की नजर में भ्रष्ट नेता हैं उन्हें भी बार बार टिकट दिए जा रहे हैं। 2-2, 3-3 बार जो उम्मीदवार सेम सीट से हार चुके हैं उन्हें भी फिर टिकट मिल रहे हैं। तो जो लोग कांग्रेस को कवर करते हैं वो बताते हैं कि उनके अपनी रिपोर्ट से उनके संसदीय दल के लोग अनभिज्ञ हैं, उन्हें पता नहीं है। G23 को इन्होंने अकोमोडेट किया, पर आप ये देखिए G23 में एक तो कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग नहीं हैं जो खुद भी मास लीडर हैं, जो खुद भी शायद अपनी सीट जीत जाएं, वो बहुत बड़ी बात होगी, उसके आगे वो राजनीतिक अस्तित्व नहीं रखते। तो वो कितना स्टैंड ले पाएंगे, ये अधर में लटका हुआ सवाल है। दूसरी चीज जो राहुल गांधी का अभी ये हुआ, राहुल गांधी देखिए बोलने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, और जो मेघनाथ कह रहे हैं कि एक सिस्टमैटिक तरीके से, देखिए वो राजनीति का हिस्सा है। हर दल दूसरे नेता के लिए ऐसा ही करता है, चाहे वो कोई भी दल, दूसरे को वो जितना डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं वो जरूर करेंगे। लेकिन आप चाहे विचारधारा कह लीजिए, आइडियोलॉजी कह लीजिए, जब तक आपका कार्यकर्ता नहीं होगा बूथ पे खड़ा होने वाला, जो लोगों से वोट डलवाएगा, उन्हें लाएगा, मतदान के लिए दौड़ धूप करेगा, तो बाकी सब बातें हवाई हैं। अब G23 के लोग कमेटियों में हैं, कमेटी की रिपोर्ट आएंगी, लेकिन उन पे अमल करने की फिर जिम्मेदारी तो वही 2-3 लोगों पर है ना। AK एंटनी कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2014 के बाद, उसमें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ।
क्या कहा जाए इस पे? तो हम बात भी इतनी बार कर चुके हैं, फिर लोग कहते हैं कि आप कांग्रेस को ज्यादा कहते हैं। और क्या कहा जाए? गांधी परिवार जब तक ये नहीं बस स्वीकारेगा इसमें कि एक चीज है, एक बहुत मैं इसमें एक मजेदार लाइन, ट्वीट हाँ, था, मैंने पढ़ा था कि इस कंट्री में 2 टाइप के लोग बहुत ज्यादा है। एक है जो क्रिकेट के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं, और एक ये है जो कांग्रेस पार्टी कैसे चलानी है उस पे बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं। हाँ, तो भाई, हम तो दूसरे उसका रीजन कैटेगरी है के ना। लोग हैं। भाई हिंदुस्तान में राजनीति सब जानते हैं थोड़ी बहुत, तो आप चले जाओ किसी भी स्टेट में, लोग आपको राजनीति बता देंगे। इसमें लोग बस यही मेरा नहीं एक समझ पा चीज रहे है, कि सबसे पुरानी पार्टी ये चीज समझ क्यों नहीं पा रही। इसमें मेरा एक बस वो है पॉइंट इसमें, कि राहुल गांधी किसी भी अन्य नेता के मुकाबले संघ परिवार के, या संघ परिवार छोड़िए, जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी पूरी मशीनरी है, डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट कहिए या प्रोपेगेंडा मशीनरी, वो अकेला नेता है जो सबसे ज्यादा निशाने पर रहा है कैरेक्टर असैसिनेशन के मामले में। एब्सोल्युटली, ये इस बात को मानना पड़ेगा। इस तरह से किसी भी नेता का मतलब न भूतो न भविष्यति टाइप मामला है। नेताओं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, लेकिन राहुल गांधी के साथ जिस तरह का है, और उसकी एक वजह है, और बहुत वैलिड वजह है। वजह ये है कि कम से कम राहुल गांधी को लेकर अभी तक पूरे देश में लालू यादव को छोड़ दिया जाए, साउथ की कुछ पार्टियों को छोड़ दिया, तो आरएसएस पर अटैक करने के मामले में कम से कम, या आरएसएस से लड़ने के मामले में राहुल गांधी ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। अकेला लीडर है, सारे लोग कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, सारी रीजनल पार्टियां कॉम्प्रोमाइज़ हो गई हैं आज की तारीख में। उत्तर प्रदेश से लेके बिहार से लेके हर जगह जहाँ पे भी रीजनल पार्टियों का जो भी उदय था, आरएसएस के मामले में सारे दल कॉम्प्रोमाइज़ हैं। इक्का दुक्का लोग हैं, जो लोग हैं वो लोग, उनके साथ जो हो रहा है वो भी दिख रहा है कि लालू यादव के साथ नए नए केसेस दर्ज करके उनको जेल में भेजा जा रहा है, जो लोग आरएसएस से टकरा रहे हैं। ममता बनर्जी चूंकि पावर में है, तो ये चीज़ राहुल गांधी के साथ भी, राहुल गांधी ने इस पर कम से कम अनकम्प्रोमाइजिंग स्टैंड लगातार लिया है, और उसकी वो कीमत चुका रहे हैं। उनके अंदर लीडरशिप की क्षमता है या नहीं है, वो एकदम डिफरेंट डिबेट है। हाँ, वो मैं एकदम यही कहने वाला था कि देखिए, वो उनका स्टैंड बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनका जितना भी ये पूरी जो मशीनरी है भाजपा और उससे जुड़ी हुई संघ परिवार की, उसके खिलाफ स्टैंड वो आधा है ना। क्योंकि सिर्फ ये एक ऐसी मशीनरी है, आप हम अच्छे से जानते हैं, जो भी ग्राउंड पे रहे हैं, जिन्होंने थोड़ा सा भी छोटे टाउन में समय बिताया है, कि केवल बात करने से वो मशीनरी का आप कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपको उसके लिए लोग खड़े करने पड़ेंगे नीचे तक। बिल्कुल। आपको एक काउंटर, एक मिनट, जब 2004 में उनकी सरकार आई थी, तो राहुल गांधी ने क्या कहा था कि मैं सरकार में जिम्मेदारी ना लेके संगठन खड़ा करूंगा। ये मैं राहुल गांधी के खिलाफ नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस के लिए कह रहा हूँ। कांग्रेस ने कहा था कि वो संगठन पे काम करेंगे, लेकिन 10 साल में वो हुआ नहीं, और उसका ये ज्यादा खमियाजा उस चीज का है। लोग 20% वोट की बात करते हैं, 20% के आसपास 2019 के चुनाव में, पर वो भूल जाते हैं कि जो अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं, आप देखिए उत्तर प्रदेश में उनका वोट 2.5% के आसपास रह गया। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर ये नहीं बदला, इन्होंने ऑन ग्राउंड काम शुरू नहीं किया, तो वो और गिर जाएगा। ठीक बात है। तो समय भी हो गया है, मेरे ख्याल से हम रिकमेंडेशन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। राजीव हमसे कट गए हैं, राजीव से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लग रहा है इंटरनेट उनका कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले शार्दुल, आप अपना रिकमेंडेशन दे दीजिए हमारे श्रोताओं को। जी, मैं 3 रिकमेंडेशन दूंगा। पहला, फिर से एक बार, वेरिटासियम का एक वीडियो है, वेरिटासियम साइंस से बेस्ड यूट्यूब पर चैनल है, और उसका टाइटल है द मैन हु एक्सीडेंटली किल्ड द मोस्ट पीपल इन हिस्ट्री। इतिहास में जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा लोगों को मार दिया गलती से, आविष्कारक था। वो वीडियो देखिए, और देखिए कई बार साइंस से भी गलती ऐसी हो जाती है कि फिर संभाले नहीं संभलती। दूसरा, वाइस न्यूज की एक डॉक्यूमेंट्री है छोटी सी, साउथ कोरियाज अनटचेबल फैमिलीज। दक्षिण कोरिया में किस तरह से, जैसे भारत में भी हम जानते हैं कई परिवारों को बिजनेस के, साउथ कोरिया में भी उन्हें शैबॉल कहते हैं, कुछ ऐसे फैमिलीज बन गई हैं जिनके हाथ में सब कुछ है अर्थव्यवस्था का। तो वो। तीसरा, मैंने एक इंटरव्यू किया था एएस भसीन जी का, चीन और भारत के संबंधों पे उन्होंने किताब लिखी थी, नेहरू, तिब्बत और चाइना। तो वो किताब, और अगर हो सके तो न्यूज लॉन्ड्री पर वो इंटरव्यू देखिए, आपको पता चलेगा कि ऐतिहासिक तौर पे, और ये किताब में उनका नरेशन आजादी से पहले से शुरू होता है, तिब्बत के लिए नेगोशिएशन से, और अभी तक आता है। वो बहुत डिटेल्ड किताब है, उसमें भारत के आर्काइव्स के सब चीजें हैं, ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें हैं। आपको समझ आएगा कि पारंपरिक और लंबे समय तक भारत की क्या क्या गलतियां रही। ठीक बात।
मेघनाद, आपका रिकमेंडेशन? मेरा पहला रिकमेंडेशन है, प्रताप भानु मेहता ने यासीन मलिक पे एक कॉलम लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, तो आप वो ज़रूर पढ़िए, बिकॉज वो कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे मैं जो कह रहा था कि कैसे एक आइकॉन की तरह अब यासीन मलिक को देखा जाएगा और कैसे डेंजरस हो सकता है। उसके बारे में काफ़ी अच्छा न्यूआंस्ड ओपिनियन है वो है। एक मूवी रेकमेंड करूँगा, ताहान, अगर आपने देखा है तो? नहीं, एक बच्चे की कहानी है कश्मीर में, उसके एक मनी लेंडर उसका एक पेट डोंकी जो है वो लेके जाता है, तो ये एक अक्रॉस कश्मीर एक छोटी सी एक जर्नी टाइप करता है उसके पीछे जाने की कि मेरा बिरबल वापस दे दो, और कैसे उसका एक टेररिस्ट के साथ एनकाउंटर होता है और उसके बाद क्या होता है। उस पर एक बहुत ही अच्छी एक फिल्म है, मैं वो रेकमेंड करूँगा। और तीसरा एक गेम रेकमेंड करूँगा, पिछले हफ्ते ही रिलीज़ हुआ है, वी राइजिंग। अगर आप खेल नहीं रहे होंगे तो ज़रूर खेलिए, ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग गेम लग रहा है। अभी काफ़ी स्ट्रीमर्स भी खेल रहे हैं इसको। इसका प्लॉट ये है अतुल कि आप एक वैम्पायर हो और आपको ह्यूमंस ने भगा दिया है उनके लैंड से, अब आप धीरे धीरे वो लैंड रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हो। तो वी राइजिंग नाम का गेम है, ज़रूर ट्राई कीजिए, अर्ली एक्सेस में। तो राजीव हमसे कट गए हैं, उनका रिकमेंडेशन हम आपको नहीं दे पा रहे हैं। देखेंगे, कोशिश करेंगे अगर उनसे बातचीत होती है फ़ोन पे और उनका रिकमेंडेशन हम जोड़ेंगे तो आपको हमारे पॉडकास्ट की जो कॉपी होगी वहाँ पर उनका रिकमेंडेशन हम मेंशन कर देंगे। मेरा रिकमेंडेशन है, दो रिकमेंडेशन है मेरे। एक तो इधर बीच में इतने सारे ऐतिहासिक जो इमारतें थी, जो विरासतें हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको खोदने की, तोड़ने फोड़ने की, ताजमहल से लेके जामा मस्जिद और कुतुब मीनार तक इतनी सारी चीज़ें हुई, लाल किले तक की बात की गई। तो मैं थोड़ा सा इतिहास अचानक से की तरफ बढ़ा, पिछले हफ्ते मैं पढ़ता रहा, तो एक किताब मेरे पास थी बहुत दिनों से, मैं इसको पढ़ नहीं पाया था। इसका नाम है सरगुज़िश्ते दिल्ली, और ये बेसिकली सरगुज़िश्ते दिल्ली रामपुर रज़ा लाइब्रेरी ने इसको पब्लिश किया है। दरखशा तजावर करके हैं, इसकी संपादक हैं उन्होंने, और बेसिकली दरखशा ने ही ये मुझे दिया था। अगर आपको याद हो मेघनाथ, गोरखपुर में हम लोग उनसे मिले थे, तो उन्होंने ये दिया था मुझे। रामपुर रज़ा लाइब्रेरी ने इसको पब्लिश किया। इस किताब की सबसे बड़ी जो खासियत है, ये 11 मई बेसिकली जो 11 मई 1857 जो पहली क्रांति थी, आज़ादी की लड़ाई, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो पुलिस म्यूटिनी थी, सिपाहियों का जो विद्रोह था, सैनिकों का जो विद्रोह था, उसमें एक एक दिन का रोजनामचा है, मतलब डायरी है ये। बेसिकली ये लिखा है जीवन लाल ने, और जीवन लाल उस समय जो बहादुर शाह जफर के दरबार के एक बहुत बड़े मुंशी थे, बड़े अधिकारी थे। अच्छा। जो बेसिकली कास्ट से डिसाइड होता था, तो वो कायस्थ थे और रोजनामचे दर्ज करते थे। वो उनका काम ही ये था कि रिकॉर्ड कीपर थे, मतलब हाँ, रिकॉर्ड, एक तरह से दस्तावेज। बेसिकली उनका काम ही ये था कि जो अंग्रेज ऑफिसर थे, क्योंकि पेंशन पे थे ना, बहादुर शाह जफर अंग्रेजों की पेंशन पे थे, तो वो जो अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी लाल किले में बैठता था, उसके दफ्तर और बादशाह की कोर्ट जो थी, उसके बीच कम्युनिकेटर का काम करते थे जीवन लाल। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, तो वो वहाँ पर बैठे, और जब ये सब सारा बवाल शुरू हो गया, तो वो हर दिन उनका अपना नेटवर्क था जीवन लाल का, जिनकी डायरी है ये, और वो उसके ज़रिए हर दिन अपने उनके 5, 7, 10 बहुत विश्वास पात्र लोग थे, बहुत करीबी, जिनको आप कह सकते हैं जासूस थे उनके। वो शहर में एक एक जगह पे तैनात रहते थे। वो रोज़ आते थे, वहाँ की खबरें लाते थे, जिनको ये रोज़ दर्ज करते थे। तो ये 11 मई 1857 से लेके 14 सितंबर 1857, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन 14 सितंबर, जिस दिन अंग्रेज़ों ने दोबारा से दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया, तो उस दिन के बीच का कंटिन्यूएशन में डायरी है कि वो लिख रहे हैं कि आज क्या हो रहा, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। तो बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, मतलब ये आंखों के सामने से आपके गुजरा कि एक आदमी जो वहीं बैठा है और उस सबके सेंटर में बैठा है, कि उसके सामने रोज वो बता रहा है कि आज सिपाहियों ने आके बहादुर शाह जफर की दाढ़ी नोचने की कोशिश की। ये हालत थी वहाँ पे, क्योंकि उनको पिछले 3 महीने वो आके वहाँ पे जम गए थे, और 15 दिन से उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही थी, उनके खाने की दिक्कत थी। वो रोज सुबह निकल
निकलते थे, पहले आते थे दरबार में बहादुर शाह जफर से, यहाँ गाली गलौज करते थे सारे सैनिक, और फिर वहाँ के निकल जाते थे दिल्ली चांदनी चौक के बाजारों में लूट मार करते थे कि कोई खाना चाहिए, कोई सुनार के, कोई कुछ महाजनी में जाता था, वहाँ सुनारों की दुकान लूटता था। तो लूटपाट भी चल रही थी इस बीच में। बड़ी मजेदार चीज इस लिहाज से कि हर आदमी एक दूसरे को डिच कर रहा है वहाँ पे। जो अगल बगल के गाँव के गुजर थे वो इन सिपाहियों से दोस्ती का नाटक करते थे और फिर साइड में ले जाके, क्योंकि सारे सिपाहियों के पास किसी के पास सोना होता था, किसी के पास कुछ लूटपाट का, वो उनको लूटते थे गुजरों के गांव। तो अजीब सी कहानी है इस दिल्ली की। और एक आदमी जो चश्मदीद है वो लिख रहा है इसको, क्योंकि बहुत पावरफुल आदमी था वो उस समय, तो उसके पास इतने सोर्सेस थे कि वो ठीक से एक जगह बैठ के और अपने सारे नजरें इधर उधर लगा के दिख रहा। तो ये इस किताब को मैं रीड करूँगा, क्योंकि आज तो हम जिस टाइम से जी रहे हैं यहाँ पर सब चीज़ें तोड़ने फोड़ने और कुतुब मीनार से लेके ताजमहल और जामा मस्जिद को खोदने की बात, उन सब का जिक्र है इसमें। ये पर अवेलेबल मेरे ख्याल होगी से नहीं रामपुर होगी रजा शायद। लाइब्रेरी के उसमें के पास तो अवेलेबल होगी ही। ये तो मुझे उन्होंने दिया था, ऐसे आमतौर पर मुश्किल है थोड़ा सा इसका मिलना। और दूसरा मेरा रिकमेंडेशन है जो कि न्यूज़ लॉन्ड्री में इस हफ्ते अंग्रेज़ी और हिंदी में एक रिपोर्ट छपी है बसंत कुमार की, प्रसार भारती के सीईओ हैं। हालांकि ये रिपोर्ट जो है वो हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए ही केवल है, तो अगर आप सब्सक्रिप्शन हमारा लेते हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का तो आपको ये एक लॉन्ग बड़ी रिपोर्ट पढ़ने को मिलेगी, जिसमें बहुत सारे दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स और उसके सहारे आया है कि किस तरह से जो प्रसार भारती के सीईओ और चेयरमैन इस समय हैं शशि शेखर वेम्पति, वो किस तरह से आज की तारीख में अकेले मनमाने तरीके से एक तरफा उससे पूरे प्रसार भारती को, जो कि देश का सरकारी प्रसारण करता है, जिसके अंडर में दूरदर्शन है, जिसके अंडर में आकाशवाणी, ये सब के लिए जिम्मेदार है, वो कैसे मनमाने तरीके से अपने लोगों को बहुत चुनिंदा जो बड़ी बड़ी पदवियाँ पोस्ट हैं उस पर नियुक्त करके और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये दो मेरे रिकमेंडेशन हैं। इसके साथ एक रिकमेंडेशन मैं और दे सकता हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने मीडिया की इतनी बात करी, तो न्यूज़ लॉन्ड्री पर एक और रिपोर्ट है शिव नारायण राजपुरोहित की, अंग्रेजी में भी है हिंदी में भी, कि जितने ये संघ परिवार से जुड़े मीडिया हैं उन्होंने भी एक अवार्ड रखे अपने, और वहां किस किस वजह से अवार्ड मिले और क्या क्या हुआ, उस पर बड़ी व्यंग्यात्मक रिपोर्ट है, वो पढ़िए और जानिए कि मीडिया के साथ असल में हो क्या रहा है। मेरा सबसे पसंदीदा उसमें अवार्ड है कि उसमें जो फैक्ट चेक का अवार्ड जिसको दिया गया है वो पांचजन्य का कोई रिपोर्टर है जिसको फैक्ट चेकिंग के लिए अवार्ड मिला है, और उसके खुद के किए हुई किसी स्टोरी का फैक्ट चेक अवार्ड उसने किया था, जिसमें उसने बहुत सारी फेक। शेफाली वैद्या को क्या पब्लिक इंटेलेक्चुअल का अवार्ड मिला है, और हमारे एक्स फेवरेट आनंद रंगनाथन को रंगा अंकल। बाय द वे रंगा अंकल ने मुझे भी ब्लॉक कर रखा है, ये मुझे कल पता चला जब ये सारी स्टोरी आई है हमारी, और मैंने कहा कि थोड़ा देखो तो मुझे पता चला उन्होंने मुझे भी ब्लॉक कर रखा है। उनको सोशल मीडिया अवार्ड मिला है, तो ब्लॉक करने वाले को। तो हाँ, बहुत नहीं, वो हर चीज को काले, उन्होंने वहां कहा भी ना, रिपोर्ट कहा कि मेरा जीवन तो ब्लैक एंड व्हाइट काले सफेद में पसंद है। कहा मेरा जीवन, मुझे तो केवल ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें पसंद है, क्योंकि ग्रे मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ग्रे में आप अपनी हिपोक्रेसी को, अपने पाखंड को छुपाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। सारी दुनिया ग्रे में चलती है केवल 5% को छोड़ के, लेकिन उन्हें बाकी से कोई मतलब नहीं, बड़े लोग हैं। नहीं, वो बढ़िया, उनका एक बहुत मैं उनका एक ग्रे एरिया में खुद ही पॉइंट आउट कर सकता हूँ। बहुत अर्नब को गाली मारते थे पहले, अब अर्नब के शो में रेगुलरली आते हैं, गलबैया करते हैं अर्नब के साथ। अब प्लेटफॉर्म मिल गया तो थोड़ा सा वो ग्रे हो गया, अर्नब भी थोड़ा ग्रे हो गया उनके लिए, तो ठीक है। तो मैंने ये रिपोर्ट इसलिए भी रिकमेंड करी क्योंकि देखिए, जब तक मीडिया किसी कॉर्पोरेट या विज्ञापन पे चलता रहेगा ना, तो केवल उन्हीं की बात करेगा, अपने हितों को देखेगा, पैसे को। बिल्कुल। जब तक जनता की भागीदारी उसमें नहीं आएगी, तो वो जो नुआंस है, जिस ग्रे से वो बचना चाह रहे हैं, जो महीन बातें हैं, जो पूरी तरह से गलत भी नहीं है लेकिन पूरी तरह से सही भी नहीं है। दरअसल एक इसमें आखिरी लाइन में कह के इसको हम आज बंद करेंगे। कोई भी एब्सोल्यूट माइंड जो होता है ना, बहुत खतरनाक होता है किसी भी स्थिति के लिए। वो आपके मन में हमेशा संशय रहना चाहिए। आप अगर आप में अंदर संशय नहीं, तो आपके अंदर डेमोक्रेसी नहीं, आपके अंदर सलाह मशवरे की प्रवृत्ति नहीं रहेगी, आप इंक्लूसिव तरीके से कलेक्टिव डिसीजन नहीं लेंगे, भी नहीं है अगर आप क्यूरियस नहीं हो, अगर आप सवाल नहीं कर रहे हो। तो मैं ब्लैक एंड व्हाइट हूँ ये कह देना जितना आसान और जितना मतलब अंदर से आपका एरोगेंस दिखाता है, जिंदगी ग्रे में चलती है, ये बात जी। और स्टार वॉर्स का डायलॉग है, ओनली अ सिथ डील्स इन एब्सोल्यूट्स। ओके, चलिए। तो मेघनाद, शार्दुल और राजीव, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया
शुक्रिया। धन्यवाद। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।